Good evening, all of you. Let's start our discussion on EIS chapter number 3 today. इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है हम EIS के चैप्टर नंबर 3 में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स है, देखो पूरा चैप्टर 3 को अगर आप डिवाइड करना चाहोगे ना तो आप 3 ब्रॉडर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 में आपको बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, समझ रहे हो मेरा बात। फिर थोड़ा सा अब बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा वेयरहाउसिंग क्या है, डेटा माइनिंग क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, समझ रहे हो मेरा बात। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3। अगर आप इंडेक्स में देखते हो मेरे साथ में, इन योर मॉड्यूल नंबर 2 इफ यू कम टू द इंडेक्स, आप नोटिस करेंगे मैंने चैप्टर नंबर 3 को टुकड़ों में डिवाइड किया होगा, ऐसे ए से लेके जी तक। यस और नो? यहां पर जो पार्ट ए एंड बी है ना बेटा, ए एंड बी, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, बेसिक्स अबाउट डीबीएमएस, डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा माइनिंग, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आइडियली। सेकेंड पार्ट जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मुझे लगता है आने वाले 2 अटेम्प्ट के अंदर और चांसेस ज्यादा है कि वहीं पर ही क्वेश्चन आएंगे। द रीजन बीइंग, मैंने आपको बताया था ये हम चैप्टर 3 के इस पार्ट को डिस्कस क्यों करने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने जब मॉड्यूल में अपडेशन किया तो काफी जगह थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स, एंड थोड़ा ऑडिटिंग वाले पार्ट में भी लैंग्वेज का चेंज किया है। पर जो मेन चेंजेस है ना वो है हमारे पार्ट सी और डी में। दिस इज आवर पार्ट 2। मतलब अगर मैं थर्ड चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा तो ये पार्ट 1 रहेगा, ये पार्ट 2 रहेगा, और जो बचे में तीनों है वो पार्ट 3 रहेंगे। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो है पार्ट नंबर 2, दैट इज 3C एंड 3D, जहां पर आपको पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स को उन्होंने प्रेजेंट करके प्रोवाइड किया है। हमारा रिवीजन का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि हम पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स को रिवाइज करेंगे। इन दिस सेशन विल ट्राई टू कवर पार्ट 3C, जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे जो कंट्रोल्स है एंड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के जो कंट्रोल्स है, दैट इज योर एनवायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, उनको डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो मेरा बात। फिर उसके बाद विल मूव ऑन टू इन नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे ऑडिट फंक्शन के बेसिस पे मैनेजरियल कंट्रोल्स क्या है एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या है। टोटल हम 2 सेशंस के अंदर इन सारे कंट्रोल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला सेशन पार्ट 3C के ऊपर रहेगा, सेकंड सेशन पार्ट 3D के ऊपर रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 3C। चलो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो आपको पता होना चाहिए मुझे उसमें क्या लिखने का है, एटलीस्ट कोड हेडिंग्स का मतलब पता होना चाहिए। इस कंट्रोल में चैलेंज एक ही है, क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रोल्स हैं तो एग्जाम के अंदर सही क्वेश्चन को पिक करना और उसके अंदर सही कंटेंट लिखना इज द बिगेस्ट चैलेंज। ये मैं मानता हूं डेफिनेटली दैट टोटल 5 चैप्टर है, हर चैप्टर का मैक्सिमम वेटेज 10 मार्क्स है। अब उसके अंदर भी 15 मार्क का MCQ है, समझ रहे हो, तो 35 मार्क में अगर आप 5 चैप्टर को कवर करते हो मतलब 7 मार्क्स पर चैप्टर इज द वेटेज व्हाट वी आर लुकिंग एट। अब 7 मार्क का अगर वेटेज है एक चैप्टर का, मतलब या तो 4 मार्क का क्वेश्चन और 3 मार्क का क्वेश्चन, या एक 5 मार्क का क्वेश्चन और 2 मार्क का क्वेश्चन, मतलब आपको जो प्रिपरेशन करना है वो एक्चुअली में एक 5 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपरेशन करना है। मतलब या तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आ जाएगा, या फिजिकल एक्सेस कंट्रोल आ जाएगा, या प्रिवेंटिव डिटेक्टिव करेक्टिव कंट्रोल्स क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन आ सकता है। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छे से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके बारे में कुछ भी ना लिख पाओ। आई डोंट वांट टू लूज द एंटायर 5 मार्क्स। एटलीस्ट अगर आपको कुछ बेसिक्स याद रहेगा, कुछ का पार्ट अंडरस्टैंड क्लियरली हो जाएगा, कुछ हेडिंग्स याद रहेंगे, आप 3 to 4 मार्क्स इजीली उस क्वेश्चन में स्कोर कर सकते हो। वो हमारा रिवीजन करने का ऑब्जेक्टिव है। लेट्स स्टार्ट विद इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट विद इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, मैंने आपको लास्ट कुछ सेशन में याद है रिस्क क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल का डेफिनेशन पढ़ाया था। वापस से 1 मिनट में रिवाइज करता हूं। इंटरनल कंट्रोल्स आर नथिंग बट माई प्रोसेसेस और पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। आप प्रोसेस बोल दो, पॉलिसीज बोल दो, प्रोसीजर्स बोल दो, या स्टेप्स बोल दो। इनको क्यों डिजाइन किया जा रहा है? इनको डिजाइन किया जा रहा है ताकि जो बिजनेस ने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे ना, उन ऑब्जेक्टिव्स को वो लोग अचीव कर पाएंगे, ये रीजनेबल अश्योरेंस रहे। उस अश्योरेंस को रखने के लिए उन्होंने जो कंट्रोल्स को डिजाइन, जो प्रोसेस को डिजाइन किया है, वो प्रोसेसेस कहलाते हैं मेरे इंटरनल कंट्रोल। सो इंटरनल कंट्रोल्स आर माई प्रोसेसेस और माई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। वाई आर दे डिजाइंड? टू गिव यू अ रीजनेबल अश्योरेंस कि आपके जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे ना, उन ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग अचीव कर पाओगे, या इन अदर वर्ड जैसा बोल सकते हैं जो रिस्क एसोसिएटेड थी उस रिस्क को आप रिड्यूस कर पाएंगे या मिटिगेट कर पाएंगे। याद है हमने चैप्टर 1 के अमेंडमेंट में रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, तो जो उसमें एक स्ट्रेटेजी थी ना कि आप रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हो, उसको मिटिगेट करना चाहते हो, उसके लिए ही कंट्रोल्स को लगाया जाता है। तो सर हम शुरुआत करते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल का, वो डेफिनेशन को मैं आपको
वापस से बता रहा हूं, मैं सिंपल शब्दों में लिखूंगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे 3 पार्ट बनाऊंगा, तुमको ओवरव्यू देके खत्म कर दूंगा, इट इज पॉसिबल, बट तुम एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। वो अगर करने का तो मेरे को 20 मिनट लगेगा, मैं सारे कंट्रोल खत्म कर दूंगा आइडियली, क्योंकि मेरे को याद होना चाहिए उसके लिए, समझ रहे हो मेरा बात। पर उसका फायदा तुमको नहीं मिलने वाला है। मेरे को ये क्लेम नहीं करना कि मेरे को सब याद है, बट फर्क नहीं पड़ता है। डू यू गेट माय पॉइंट? फर्क क्या पड़ता है, तेरे को पता होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट में तुझे क्या लिखना है, क्या एग्जाम्पल देने, तेरे को वो अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए ताकि तू पास हो। समझा क्या मेरा बात? तो अपन आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को, मेरे एक्सपर्टीज नहीं दिखाने का, अपने को एक एक करके खत्म करने का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन को पिक करते हैं। इन योर मॉड्यूल्स 3C.2, आर यू देयर? देखो यहां पे एक चीज है, उसको मार्क करना। व्हेन यू डिजाइन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क, मतलब इट्स बेसिकली व्हेन यू डिजाइन अ पॉलिसी और अ प्रोसीजर और अ प्रैक्टिस, ताकि आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा कि आपके जो भी डिजायर्ड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है उनको आप अचीव कर पाएंगे। व्हेन यू डिजाइन सच प्रोसीजर्स, व्हेन यू डिजाइन सच प्रोसेसेस, दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स। मतलब आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उन ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर पाएंगे। इसके लिए रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है। कब मिलता है? जब आप कुछ प्रोसेसेस को डिजाइन करते हो, कुछ पॉलिसीज इन प्रोसीजर्स को डिजाइन करते हो। एक सिंपल से एग्जांपल सुनो, सिंपल सा एग्जांपल जो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा। हम क्या चाहते हैं, हमारे कंपनी में जो ईआरपी है, उस ईआरपी को यूज कौन कर पाएगा? जो ऑथराइज इंसान है वही लॉगिन करना चाहिए। ऑथराइज इंसान ने लॉगिन किया, अब उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलना चाहिए, इसके लिए भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ना। सो सर द क्वेश्चन इज हु कैन एक्सेस, नंबर 1, नंबर 2 व्हाट ऑल दिस पर्सन कैन एक्सेस, एंड नंबर 3 व्हाट ऑल एक्शंस दिस पर्सन कैन टेक। मतलब मेरे को यूजर आईडी पासवर्ड दिया तो मैं एंटर कर सकता हूं, एंटर करने के बाद सिर्फ मैं रीड ओनली व्यू है या एडिट भी कर सकता हूं। अगर एडिट कर सकता हूं तो एडिट में भी क्या कर सकता हूं, कैन आई मेक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन और कैन आई जस्ट अप्रूव द न्यू ट्रांजैक्शंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो आप जब ये डिजाइन कर रहे हो, व्हाट आर दीज आर नथिंग बट प्रोसेसेस, These are nothing but my policies and procedures. Why are you designing this? ताकि आपके कोई बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर पाओगे, वो ऑब्जेक्टिव्स को आप रीजनेबल तरीके से अचीव कर पाओ। ऐसा अश्योरेंस के लिए जब आप प्रोसेसेस बनाते हो उनको हम इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। एंड व्हेन वी आर डिजाइनिंग दीज कंट्रोल्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, दोज कंट्रोल्स आर कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स। बात समझ में आया? क्लियर है? मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए जब आप पॉलिसीज, प्रोसीजर्स या प्रैक्टिसेस को डिजाइन करते हैं, ताकि आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे एज अ बिजनेस, उन प्रोसेसेस को हम इंटरनल कंट्रोल बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्लियर है क्या? अब सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहां पर टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स कैसे हैं। इनका बाइफरकेशन ना 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में किया है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक पहले ओवरव्यू दूंगा 2 मिनट के लिए, फिर हम डिटेल में डिस्कशन करने के लिए जाएंगे। देखो हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स के बारे में। अब इसके अंदर सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपको याद है हमारे बिजनेस में कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर आपको ऑडिट का वाला डिस्कशन भी याद है या कुछ भी याद है कंट्रोल रिस्क का डेफिनेशन वगैरह, थोड़ा बहुत भी अगर अंडरस्टैंडिंग है, कंट्रोल को बनाते हैं सिंपल शब्दों में टू प्रिवेंट सर्टेन एरर्स, ताकि गलतियां हो ही नहीं। डू यू गेट मी? दैट इज मोर ऑफ प्रोएक्टिव इन नेचर। या गलतियां अगर हो जाए तो उन्हें डिटेक्ट कर लिया जाए और डिटेक्ट करने के बाद में करेक्ट भी किया जाए, और करेक्शन ऐसा होना चाहिए ये गलती का इफेक्ट तो करेक्ट किया है, साथ में प्रोसेस को भी करेक्ट किया है, ताकि फ्यूचर में भी ये गलतियां ना हो। डू यू गेट माय पॉइंट? तो कहना इसे सिंपल, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से सोचोगे तो 3 कंट्रोल्स हैं। एक प्रिवेंटिव नेचर के कंट्रोल, दूसरे डिटेक्टिव नेचर के कंट्रोल, एंड तीसरे करेक्टिव नेचर के कंट्रोल। प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव, क्योंकि कंट्रोल को लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि या तो आप गलतियों को प्रिवेंट करना चाहेंगे। अच्छा, आप क्या प्रिवेंट करना चाहेंगे? आप चाहेंगे किसी भी तरीके का ओमिशन नहीं हो, किसी भी तरीके का अनऑथराइज इंसान का एक्सेस ना हो, मतलब कोई भी तरीके से गलत काम नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी के अंदर। जब आप इसको प्रिवेंट करना चाहेंगे वो प्रिवेंटिव कंट्रोल कहलाएगा। तो हमको ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स 3 कंट्रोल को पढ़ना है, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल। तीनों का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, तीनों का आपको एटलीस्ट 1 या 2 एग्जांपल आना चाहिए, और तीनों के अंदर क्या अलग है एटलीस्ट कुछ एक पर्सपेक्टिव आना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रोएक्टिव होता है। सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है मालूम है ना आपको, कि यार अगर हम चाहते हैं हमारे प्रीमाइसेस में कोई अनऑथराइज इंसान इंटर ना करे तो हम क्या लगाते हैं? डोर लगाते हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? वो भी एक तरीके से प्रिवेंटिव कंट्रोल है। फिर हम हमारे लेट्स से हमारे जो सिस्टम्स है, पीसीज है, उनमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं।
डू यू गेट, ताकि वो दे कैन नॉट बी प्रोन टू वायरसेस। डू यू गेट माय पॉइंट? हम एज अ बैंकिंग कंपनी याद है कोर बैंकिंग सोल्यूशन में फायरवॉल लगाते हैं ताकि हमारे नेटवर्क के अंदर अनऑथराइज इंसान ना आ पाए। ये सब क्या है? प्रिवेंटिव नेचर के कंट्रोल्स है। तो सारे एग्जांपल्स अगर आप जब पढ़ेंगे ना आपको बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेफिनेशन आना चाहिए, दो एग्जांपल आने चाहिए और एक आध कैरेक्टरिस्टिक फीचर आना चाहिए, ताकि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो भी लिख सकते हो, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है तब भी आप केपेबल रहने चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव तीनों को डिटेल में। ओवरव्यू क्लियर है? लेट्स गो टू द फर्स्ट वन। आ जाओ। इन योर मॉड्यूल्स कम टू 3C.3 कैन यू सी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। और यहां पर हमारे पास 3 कंट्रोल आएंगे। पहला कंट्रोल क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल। देखो सबसे पहला चीज प्रिवेंटिव कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है? देखो सर, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आर दोज कंट्रोल्स जो डिजाइन किए गए हैं टू प्रिवेंट। सर प्रिवेंट व्हाट? एन एरर और ओमिशन और एनी मेलिशियस एक्ट फ्रॉम ऑकरिंग। मतलब कोई गलत तरीके से एक बाहर का बंदा अनऑथराइज तरीके से सिस्टम को एक्सेस करने का ट्राई करेगा, हम बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आसानी से एंटर नहीं कर पाए, इसके लिए जो हम प्रोएक्टिवली कंट्रोल लगा रहे हैं वो कहलाएगा प्रिवेंटिव कंट्रोल। तो डेफिनेशन एकदम सिंपल सा क्लियर है क्या? जब आप चाहते हो प्रिवेंट करना कोई गलती को या कोई ओमिशन को या कोई भी मेलिशियस एक्ट को फ्रॉम ऑकरिंग, व्हेन यू वांट टू प्रिवेंट इट, कैन आई से दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव कंट्रोल। कैन आई से ये थोड़ा सा प्रोएक्टिव इन नेचर हो गया। अब पहले सोच रहे कि ऐसा हो सकता है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या? प्रिवेंटिव कंट्रोल बनाने के लिए मालूम होना चाहिए व्हाट कैन गो रॉन्ग, देन ओनली यू कैन डिजाइन प्रिवेंटिव कंट्रोल। फॉर एग्जांपल हॉस्टल है, बच्चा भाग जाएगा, इसके लिए डोर बनाने का और डोर पे लॉक लगाने का। समझ रहे हो मेरा बात? सिंपल, बहुत बेसिक लेवल का एग्जांपल है, बट इन सिंपल टर्म्स अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन गो रॉन्ग टू डिजाइन अ प्रिवेंटिव कंट्रोल। ये इंपॉर्टेंट है। तो सर प्रिवेंटिव कंट्रोल का डेफिनेशन क्लियर है? एग्जांपल्स में आते हैं, जरा नीचे आओ। सर एग्जांपल्स कैन बी, यू कैन हैव एक्सेस कंट्रोल कि भाई अनऑथराइज इंसान को एक्सेस ही नहीं देंगे हम। फिर सर आप फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पासवर्ड्स का इस्तेमाल यूज करना कंपल्सरी कर सकते हो। फिर एक और एग्जाम्पल बोलता हूं, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप कोई टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं कहीं पर भी, मुझे मालूम है फोन नंबर एंटर करना है, अब फोन नंबर को आप ABCDEFG एंटर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। हम चाहते हैं यहाँ पे प्योरली न्यूमेरिक आना चाहिए, तो अल्फा नहीं आना चाहिए आइडियली। तो मैं क्या करूंगा, एक वैलिडेशन चेक लगा दूंगा कि अगर कोई इंसान फोन नंबर के अंदर ABCD34 अगर ABCD वगैरह एंटर कर रहा है, अल्फा पार्ट अल्फाबेटिकल पार्ट ऑर्डर एंटर कर रहा है, तो वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो भी एक तरीके से क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल है। सो दैट कैन बी योर वैलिडेशन। कैन यू सी वर्ड वैलिडेशन? इट कैन बी वैलिडेशन, मतलब चेक करेगा कि वो आपका वैलिड एंट्री है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं। इनका सबसे डिफिकल्ट वाला एग्जांपल था पेज नंबर 3C.4। इफ यू लुक एट द एग्जांपल यू विल रिमेंबर व्हाट द एग्जांपल वाज। याद आया? सिंपल सा एकदम। अच्छा, प्रिवेंटिव कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल, नीचे आओ जरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रोएक्टिव नेचर का है, तो उसके लिए आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एग्जैक्टली वल्नरेबिलिटीज क्या है। वल्नरेबिलिटीज मतलब व्हाट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है इस एसेट के साथ में। देखो कंट्रोल कहां लगाते हो आप? जहां रिस्क होती है। डू यू गेट माय पॉइंट? तो रिस्क क्या है वो पता तो होना चाहिए ना यहाँ पे। और ये मतलब प्रिवेंटिव नेचर का कंट्रोल है, तो आई शुड नो ये गलत हो सकता है, इसके लिए मैं कंट्रोल लगाना चाहता हूं। सो आई शुड नो व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज, मतलब मेरा एसेट को एक्सपोजर क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल ले लो ना यार। इफ यू टॉक अबाउट एनी कार डीलर्स जो आपको कार्स सेल करते हैं, आप टेस्ट ड्राइव के लिए जाते हो। अब हमारे लिए कंट्रोल होना जरूरी है ना ये कि टेस्ट ड्राइव के लिए एक्चुअली में जो कस्टमर है जिसके पास वैलिड लाइसेंस है वही टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए उसका डिटेल डालते हैं और OTP मांगते हैं कंपल्सरीली, ताकि रिकॉर्ड भी मेंटेन रहे। यस और नो? या मतलब सिंपल चीज, आप ऑफिस में एंटर करने से पहले स्वाइप कार्ड सिस्टम होना चाहिए, आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। ये सब प्रिवेंटिव नेचर के कंट्रोल से, पर पता होना चाहिए व्हाट कैन गो रॉन्ग, दैट इज इंपॉर्टेंट। नीचे आओ। यू शुड नो क्लियरली व्हाट आर प्रोबेबल थ्रेट्स एंड अकॉर्डिंगली आपने उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन बनाना पड़ेगा मतलब कंट्रोल क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोसेस बनाना पड़ेगा, ताकि अगर ये गलतियां होगी तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। दैट इज नथिंग बट माय प्रिवेंटिव नेचर ऑफ कंट्रोल। इतना सही प्रिवेंटिव कंट्रोल के बारे में था। डेफिनेशन आना चाहिए, 2 एग्जांपल आने चाहिए। ये प्रोएक्टिव इन नेचर है, ये मालूम होना चाहिए। एक वर्ड रहेगा प्रोएक्टिव। देखो दे आर बेसिकली प्रोएक्टिव इन नेचर। यू शुड नो EIS में मेरे को इस हेडिंग में क्या इंपॉर्टेंट पिक करने का है और वही एग्जाम में लिखने का है। सारा पूरा पेज पे दिमाग लगाने का एग्जाम के लिए लास्ट मोमेंट पे टाइम नहीं है आपके पास में। You should know what to pick up and then write. Definition, proactive in nature, examples, and importantly, I should know vulnerabilities क्या है, probable threats क्या है, ताकि मैं कंट्रोल डिजाइन कर पाऊं। इतना अगर आता है तो तुम्हारा प्रिवेंटिव कंट्रोल क्लियर है। डन? Giving you 1 minute, we'll go to the next one otherwise.
ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट, नंबर 2, डिटेक्टिव कंट्रोल। अब सिंपल चीज है, कैन आई से जो प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रिवेंट नहीं कर पाया तभी गलती होगा, तो उस गलती को डिटेक्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। डू यू गेट माय पॉइंट? सी जरूरी नहीं हमारे प्रिवेंटिव कंट्रोल्स इतने परफेक्ट रहेंगे क्योंकि गलती हो ही नहीं सकती है, देयर आर ऑलवेज चांसेस। अरे कंट्रोल्स में भी रीजनेबल एश्योरेंस है ना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस थोड़ी है। मतलब सर कुछ ना कुछ तो चांस है ही ना कि आपका कंट्रोल को बाईपास कर जाएगा आदमी। डू यू गेट माय पॉइंट? तो इनडायरेक्टली जो प्रिवेंटिव कंट्रोल एल्यूड कर गया या प्रिवेंट नहीं कर पाया, डू यू गेट माय पॉइंट, जो ट्रांजैक्शन उस कंट्रोल्स के बियॉन्ड जा चुका है उसे डिटेक्ट करना जरूरी है। उसे डिटेक्ट करने वाला जो कंट्रोल है वो कहलाता है डिटेक्टिव कंट्रोल। देखो क्या बोलता है, दीज आर डिजाइन्ड टू डिटेक्ट एरर्स, omissions and malicious acts that occurred, and ताकि हम उनके ऑकरेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे क्लासिक एक दो एग्जांपल देता हूं जो हमेशा याद रखना, जो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाया था ना, वो इसका क्लासिक एग्जांपल है। मतलब डिटेक्टिव कंट्रोल में हमेशा क्या रहता है, हमने बजट बनाया था ऐसा होना चाहिए, एक्चुअल्स क्या हुआ, ये हुआ। जो वेरिएंस है वो एक तरीके से बता रहा है आपको कि कहां पर प्रॉब्लम्स हैं, कहां प्रॉब्लम्स हुए हैं जो ऑकर हो चुके हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? मतलब यू मेक अ बजट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, यू कंपेयर द एक्चुअल नंबर्स विद दैट बजटेड नंबर, यू विल गेट टू नो व्हाई देयर इज अ डेविएशन। डू यू गेट माय पॉइंट? कैन आई से डिटेक्शन करने के लिए आपने सबसे क्लासिक एग्जांपल होता है कंपैरिजन का, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है, जो गैप है वो गैप क्लियरली बता रहा है कि कुछ गलत हुआ है, उसको आप डिटेक्ट कर पाएंगे। दूसरा चीज, कभी भी डिटेक्शन करने के लिए सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई गलती डिटेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको सामने वाले को बता के नहीं जाए। अगर यार याद है क्या सेम चीज, आप सामने वाले को बता के जाओगे, याद है 31 मार्च को कैश काउंट करेंगे, आपको मालूम है, कैशियर को मालूम है आप जाने वाले हो। डू यू गेट माय पॉइंट? अगर आपको सही में कोई गलती डिटेक्ट करनी है देन देयर शुड बी अ सरप्राइज एलिमेंट। अगर सरप्राइज चेक रहा, सरप्राइज एलिमेंट रहा, तो गलती डिटेक्ट करना बहुत इजीली पॉसिबल होगा। सर इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिवेंटिव डिटेक्टिव साथ साथ चलते हैं और डिटेक्टिव इंटरैक्ट करता है प्रिवेंटिव कंट्रोल के साथ में। तो डिटेक्टिव कंट्रोल सोचते वक्त सोचना चाहिए क्या प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, वही मुझे डिटेक्ट करने वाला मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स टेक 2-3 एग्जांपल्स। डेफिनेशन क्लियर है क्या? फर्स्ट पे क्लियर है? नीचे आ जाओ, एग्जांपल देख लेते हैं जरा। देखो, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर, एक पॉइंट को मार्क करना, मॉनिटर एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगेंस्ट बजटेड एक्सपेंडिचर, मार्क दैट पॉइंट। नेक्स्ट यू कैन मार्क अ पॉइंट, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, मतलब कोई इंट्रूड करने का ट्राई कर रहा है क्या, समवन हु इज ट्राइंग टू एंटर माय सिस्टम, चाहे वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। डू यू गेट माय पॉइंट? बट कैन आई से दिस सिस्टम विल एक्चुअली हेल्प मी टू आइडेंटिफाई हु आर द इंट्रूडर्स, किसने फायरवॉल को ब्रेक करने का ट्राई किया, किसने एंटीवायरस को बाईपास करने का ट्राई किया आइडियली, ताकि मैं डिटेक्ट कर पाऊं गलतियां कहां हुई है। और सर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम रहेगा, ऑडिट का भी तो ऑब्जेक्टिव यही होता है ना, गलतियों को ढूंढने का। तो इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन किया, उनका जब ऑडिट करोगे आप तो कैन आई से कंट्रोल्स में डेविएशंस ढूंढने का काम करोगे। दैट इज व्हाई देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिट फंक्शन। याद है सेक्शन 138 टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। थोड़ा हम ऑडिट को भी टच कर लेते हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? तो you should know that when you are comparing budgeted and actuals, you are detecting something. When you are, let's say for example, creating a system जहां पर कोई एक अनऑथराइज्ड इंसान एंटर करने का ट्राई कर रहा है, उन इवेंट्स को ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब आप गलती को डिटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब डिटेक्शन करते वक्त ध्यान रखना मेरा बात, जो प्रिवेंट नहीं हो पाया होगा वो ढूंढना है। तो प्रिवेंशन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये दिमाग में होना चाहिए। इट शुड इंटरैक्ट विद द प्रिवेंटिव कंट्रोल एंड यू शुड हैव दैट सरप्राइज एलिमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई कम टू द नेक्स्ट पेज, कैन यू सी द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इज, सबसे पहले सरप्राइज चेक आप इंक्लूड कर सकते हो एंड इट शुड इंटरैक्ट विद द प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, ताकि फ्यूचर में ये चीज और नहीं होनी चाहिए। देखो आपने गलती डिटेक्ट कर ली तो आप ये भी चाहोगे ना कि यार प्रिवेंटिव कंट्रोल में क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ ये हमको समझना चाहिए, जिसको प्रिवेंट हम नहीं कर पाए थे तभी हमको गलती मिला। डू यू गेट माय पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल आप BRS चेक करते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो भी एक तरीके का डिटेक्टिव कंट्रोल है टू आइडेंटिफाई कि जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किन वजह से आ रहा है। डू यू गेट माय पॉइंट? और वो उसके बाद में एटलीस्ट टैली तो हो रहा है क्या? अगर उसके बाद में भी टैली नहीं हो रहा है मतलब देयर आर सर्टेन एरर्स व्हिच आर स्टिल येट टू बी फाउंड। डू यू गेट माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड एज डिटेक्टिव कंट्रोल। तो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव दोनों क्लियर है क्या? देन कम्स द करेक्टिव पार्ट, थर्ड पॉइंट पे आओ। डोंट यू थिंक प्रिवेंटिव डिटेक्टिव दोनों से इंटरैक्ट करता है करेक्टिव कंट्रोल? करेक्टिव कंट्रोल क्या बोलता है, जो गलती आपने डिटेक्ट की है उसे ठीक करना पड़ेगा। सुनो, सिर्फ गलती ठीक नहीं करना पड़ेगा, आप करेक्टिव कंट्रोल में ऑब्जेक्टिव क्या है, जो गलती हुई है उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज करना। मतलब कैसे मिनिमाइज करोगे? बाय करेक्टिंग द मिस्टेक, एंड यू जस्ट डोंट करेक्ट द मिस्टेक, यू ऑल्सो करेक्ट द प्रोसेस जिसकी वजह से गलती हुआ था। तो करेक्टिव कंट्रोल इज लिटिल ओपन एंडेड इन नेचर, इट इज नॉट नैरो इन नेचर। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट,
अगर आप बोलेंगे करेक्टिव कंट्रोल का मतलब क्या है, करेक्टिव कंट्रोल का सिंपल शब्दों में मतलब है दीज आर डिजाइन टू रिड्यूस द इंपैक्ट और करेक्ट एन एरर विच हैज बीन डिटेक्टेड। पॉइंट नंबर ई में लिखा है डेफिनेशन, ठीक है। फिर जरा नीचे आओ, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेक्टिव कंट्रोल इज उस थ्रेट के इंपैक्ट को मिनिमाइज करना, प्रॉब्लम के कॉज को ढूंढना, उसके लिए सोल्यूशन क्या है, रेमेडी को ढूंढना, एंड सर साथ साथ में गेटिंग फीडबैक फ्रॉम प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव। मतलब हमने करेक्ट तो कर दिया है, पर उन दोनों के अंदर ऐसा क्या लूपहोल्स थे कि प्रिवेंटिव की वजह से ऐसा हुआ, डिटेक्टिव कैसे उसको ढूंढ पाया, कैसे फ्यूचर में उसको रोकेंगे, कहने से मॉडिफाइंग द प्रोसेस टू मिनिमाइज फ्यूचर ऑकरेंसेस ऑफ द इंसिडेंट्स। ये आपका पर्सपेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ करेक्टिव कंट्रोल। प्रॉब्लम क्या है, करेक्टिव कंट्रोल समझने में आसान है बट एग्जाम्पल लिखना मुश्किल होता है। अब एक काम करो, एग्जाम्पल पे आओ, दो एग्जाम्पल को मार्क करना, उसमें आपको पक्का याद रहेगा। एक लिख लो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, और दूसरा आपका फेवरेट रेक्टिफिकेशन करके चैप्टर पढ़ा होगा आपने एक फाउंडेशन में, वो भी एक तरीके से करेक्टिव कंट्रोल का एग्जाम्पल है। ना व्हाट इज दिस बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग? आपको मालूम था ना कि आप सोच के रखे थे कि इफ देर इज अ नेचुरल कैलामिटी या एक्सट्रीम सिचुएशन, डू यू गेट माय पॉइंट, बिजनेस का एटलीस्ट कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन किया जाएगा इन दोज एक्सट्रीम सिचुएशंस। याद है क्या, डिजास्टर रिकवरी प्लान, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, आगे आएंगे कंट्रोल्स के अंदर, डोंट वरी अबाउट इट, व्हेन वी गो टू ऑडिट फंक्शंस ये आने वाले हैं वहां पे। दैट्स मोर ऑफ अ करेक्टिव नेचर सिचुएशन कि ये सिचुएशन हुआ, इसको कैसे भी ठीक किया जाए सो दैट वी कैन कम बैक ऑन ट्रैक। Because of an event, we are off track. Do you get my point? Let's say because of COVID, we went off track as a business. How do we bring our business back to the track? That's your business continuity plan. ये this is more like emergency में कैसे आगे बढ़ना चाहिए हमने ideally. ठीक है? This is your preventive, detective, corrective. Giving you 2 minutes. Definition, दो example. Characteristic feature में at least एक दो पॉइंट आपको आने चाहिए, उतना ही पार्ट, बाकी सब चीजों को इग्नोर करो, सीधा कोर पे फोकस, उतना आप पढ़ करके समझ करके याद करके लिख सकते हो क्या, दैट शुड बी योर वे ऑफ थिंकिंग। गिविंग यू 2 मिनट्स, स्पेंड करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। अब आता है सेकंड कैटेगरी, एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव तो इजी वाला है, आया तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत बहुत बड़ी है, फोकट में 5 नंबर देने का उनको, तुमको यहां पर तुम गलत हो ही नहीं सकते हो। इसमें सबसे कम एफर्ट चाहिए, मतलब मेरे सबसे 5 और 6 मिनट्स ऑन 1 day बिफोर द एग्जाम, इफ यू प्रिपेयर इट यू विल बी गुड टू राइट। नाउ द सेकेंड कैटेगरी यू विल नीड 15 मिनट्स, ऐसे टाइम बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, समझ रहे हो। प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव को 5 मिनट चाहिए, लिटरली 5-6 मिनट। अब अगला वाला जो पार्ट हम पढ़ेंगे उसको कम से कम तुमको रिवाइज करने के लिए 15 मिनट लगेगा, बट 15 ही लगना चाहिए, 1 घंटा नहीं लगना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए हम रिविजन कर रहे हैं ताकि जब आप खुद पढ़ो तो आपके लिए और इजी हो जाए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज, देखो पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में आपको ओवरव्यू देना। तो जब हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो हैं उनके रिगार्डिंग इन जनरल क्या कंट्रोल लगाने चाहिए। हाँ सर, कंट्रोल का लगाने का ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंट करने का, डिटेक्ट करने का, करेक्ट करने का, वो हो गया, थोड़ा साइड में निकलो उसको और आगे आओ। नाउ फोकस मोर ऑन रिसोर्सेज, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट माय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट माय फिजिकल डिवाइसेस व्हिच आर केप्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिगार्डिंग मैं क्या क्या कंट्रोल लगाऊंगा। तो यहां पर आपको 3 ब्रॉडर कैटेगरी आएगी। एक आएगा एनवायरमेंटल कंट्रोल, क्या आएगा, एनवायरमेंटल कंट्रोल, दूसरा आएगा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, एंड तीसरा आएगा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ऑनेस्टली
एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। आसान है बहुत एग्जाम के लिए, बट चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन आने के वहां पे, और बच्चा गलती भी उधर करता है क्योंकि वो मेहनत नहीं करता वहां पे, उसको लगता है बहुत ही इजी पढ़ के क्या फायदा होगा। डू यू गेट माय पॉइंट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल कंट्रोल के बारे में, देन वील मूव ऑन लॉजिकली फ्रॉम देयर टू फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एंड देन वील मूव ऑन टू लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ये तीन ब्रॉडर कैटेगरीज उन्होंने बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। मतलब जस्ट इमेजिन यू आर द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट का पार्ट, यू आर थिंकिंग अबाउट योर IS रिसोर्सेज। आप उन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से क्या कंट्रोल लगाओगे? पहले एनवायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोल लगाओगे, फिर आप कोई मतलब फिजिकली गलत इंसान उसको एक्सेस ना कर ले उसके लिए कंट्रोल लगाओगे, और फिर सर फिजिकल वगैरह कंट्रोल ठीक है, व्हाट इफ माय ओल्ड एम्प्लॉइज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, वही लोग बाईपास करने का ट्राई करें, या जिसको एक्सेस नहीं दिया वो फिर भी एक्सेस करने का ट्राई करे, तो लॉजिकली हु कैन एक्सेस माय सिस्टम, उसके लिए आप कंट्रोल लगाओगे। दैट इज नॉट अ फिजिकल एक्सेस, दैट इज मोर लाइक अ लॉजिकल एक्सेस, कि मैं पीसी के सामने बैठा हूं तब भी मैं क्या एक्सेस कर सकता हूं और क्या एक्सेस नहीं कर सकता हूं, वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहां पे तीन कैटेगरीज है, एनवायरमेंटल, फिजिकल एक्सेस एंड लॉजिकल एक्सेस। लेट्स स्टार्ट विद एनवायरमेंटल कंट्रोल। सबसे पहला इसके अंदर आएगा एनवायरमेंटल कंट्रोल। अब एनवायरमेंटल कंट्रोल के अंदर भी हमारे पास में डैमेज हो सकता है फायर से, वाटर से, पोल्यूशन से। याद है क्या आपको ये सब? मालूम है कि नहीं? और सबसे लास्ट जो बहुत कॉमन है आजकल, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर। तो सर how your information system resources needs to be protected from a fire damage, water damage, pollution or other damage and your electrical exposure। उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए जो आप अलग अलग कंट्रोल लगाएंगे वो सब एनवायरमेंटल कंट्रोल्स में आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज योर फायर डैमेज। एक काम करो, आ जाओ मॉड्यूल्स के अंदर आपके। मैं आपको बोला था ना, मेरे को आपको ओवरव्यू नहीं देने का है, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का है, तो हम सीधा एग्जाम के सबसे डिस्कशन करेंगे। मॉड्यूल्स में आओ, 3C.6 नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेस। पहला वाला कौन सा है? एनवायरमेंटल कंट्रोल। हो सकता है एग्जाम में पूरा एनवायरमेंटल कंट्रोल पे क्वेश्चन आ जाए। डू यू गेट माय पॉइंट? तब आपको थोड़ा फायर डैमेज के बारे में लिखना पड़ेगा, थोड़ा पॉइंट्स वाटर डैमेज के बारे में लिखना पड़ेगा, थोड़ा इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर के बारे में लिखना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा कंटेंट फॉर पोल्यूशन डैमेज एंड अदर्स के बारे में लिखना। मतलब आपको चारों हेडिंग्स कवर करनी है अगर क्वेश्चन आता है एनवायरमेंटल कंट्रोल पे। और अगर स्पेसिफिकली वाटर या फायर पे आता है, वो भी हो सकता है, ICAI ने वो भी किया है पहले, और हो सकता है 100% कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक आंसर्स आने चाहिए। ऑब्वियसली शुरुआत कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेस। ब्रॉडर कैटेगरी एनवायरमेंटल कंट्रोल्स है, समझ रहे हो मेरा बात तुम? उसके अंदर जो पार्ट है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है फायर डैमेज या वाटर डैमेज। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहला पॉइंट पे आ जाओ, चलो लेट्स स्टार्ट विद फायर डैमेज। देखो, इट इज अ मेजर थ्रेट to the physical security of a computer installation। मतलब यहाँ पे they're talking about all your computer resources। Don't you think fire damage is a very risky scenario? Yes, बहुत खतरनाक हो सकता है। You may lose your entire resources altogether। तो आप क्या करोगे इसके लिए? दिमाग लगाओ, बेसिक कंट्रोल सोचने आपको। फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, सही लोकेशन भी होनी चाहिए, और उनके अंदर सही गैस भी होना चाहिए। समझ रहे हो मेरा बात? नंबर 2, स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए, एंड दे शुड बी ऑब्वियसली एट अ हायर लेवल कंपेरेटिवली। डू यू गेट माय पॉइंट? एंड दे शुड वर्क ऑल्सो। दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज, हमारे पास में इन केस ऑफ अ फायर एक प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो कौन कैसे रिएक्ट करेगा। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर फायर ड्रिल ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रिपेयर्ड पॉलिसी इन प्लेस कि इस सिचुएशन से हम कैसे डील करने वाले हैं। एक चीज और, अगर आपके ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, डू यू गेट माय पॉइंट, तो आपने थोड़ा सा डिजाइनिंग ऐसा करना चाहिए दैट आपका जो बिल्डिंग है ऑर्गेनाइजेशन का, बेसमेंट में या टॉप लेवल पे, डू यू गेट माय पॉइंट, वहां पर आपका सर्वर रूम नहीं होना चाहिए। डू यू गेट माय पॉइंट? क्योंकि इफ अ फायर विल स्टार्ट, maybe it can start from the basement or it can start from the top level, somewhere in the middle you can strategically plan ideally। do you get? उसमें भी फायर प्रूफ वॉल्स लगा सकते हो आप, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करो जहां पे वुड वगैरह कम से कम रहेगा। डू यू गेट माय पॉइंट? मतलब जो बेसिकली फायर को बढ़ने नहीं देगा आसानी से। डू यू गेट माय पॉइंट? इस तरीके के आपने कंट्रोल्स लगाने चाहिए। एक काम करते हैं, एटलीस्ट 4 कंट्रोल पिक करते हैं इसके अंदर से और आगे बढ़ते हैं। हर जगह ऑब्जेक्टिव ना 4 मार्क के हिसाब से सोचना, डेफिनेशन और 4 पॉइंट। तो स्टार्ट विद द फायर डैमेज। सबसे पहले देखो, स्मोक डिटेक्टर्स should be positioned at places above and below ceiling tiles। लॉजिकल है। नीचे आओ,
नॉर्म्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फायरिंग, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका लोकेशन ऑफ कंप्यूटर रूम है वो स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा. इट शुड नॉट बी इन द बेसमेंट और द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. लॉजिकल है, इतना पॉइंट मार्क कर लेना. मतलब स्मार्ट चीजें पिक करते जाओ. थोड़ा कंटेंट चेंज हुआ है, पता होना चाहिए, इसलिए आपको मैं अंदर का पार्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि अंदर को उन्होंने कंटेंट चेंज किया भाई, वरना कंट्रोल्स का हेडिंग सेम है. समझे क्या मेरा बात, वरना तो मैं पढ़ाता है क्यों आपको वापस से. ऑब्जेक्टिव यही था ना कि छोटा मोटा जो कंटेंट बदला है सही चीज पिक करो और फिर लिखो. तो देखो पहला पॉइंट, स्मोक डिटेक्टर्स शुड बी एट रेस्पेक्टिव प्लेसेस. नॉर्म्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फायरिंग, मतलब हम चाहते हैं कि आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लान करो कि आपका कंप्यूटर रूम का जो लोकेशन है, सर्वर रूम का जो लोकेशन है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि आप वो बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर पे मत रखो इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ये आपका एक अच्छा कंट्रोल होना चाहिए. फिर जरा नीचे आओ. देखो सर आपने ये भी ध्यान रखना चाहिए, फायर प्रूफ वॉल्स रहते हैं, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स आर सराउंडिंग द, मतलब फायर रेजिस्टेंट ऑफिस मटेरियल आपने यूज किया है, वेस्ट बास्केट्स, कर्टेन्स, डेस्क, मतलब ऐसा यूज करना चाहिए जहां पे कम से कम इंपैक्ट आए फायर का आपके आईएस रिसोर्सेज के ऊपर. तो आप इस वाले पॉइंट नंबर बी को मार्क करना. इसके अंदर थोड़ा पढ़ करके 2 पॉइंट लिखना चाहिए. एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या रखना है कंप्यूटर रूम का और कैसा मटेरियल यूज करना है. इन 2 चीजों को बेस रख के आप नॉर्म्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फायरिंग वाला पॉइंट लिख सकते हो आप. नीचे आओ. फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये तो बहुत सिंपल है, दे शुड बी एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस. ऐसा नहीं है ना फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है स्टोर रूम के अंदर एक साइड में कॉर्नर में जाकर के. इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी व्हाट विल डू, आइडिया आपको मालूम है, इसीलिए कैसा एग्जिट पॉइंट्स जो होते हैं हमेशा वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रहता है. डू यू गेट माय पॉइंट. एंड आपको मालूम रहेगा वो फायर एक्सटिंग्विशर के बाजू में एक ग्लास को ब्रेक करने के लिए हथौड़ा भी रहता है छोटा सा. यस और नो. तो देखो प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे होने चाहिए, उनमें प्रॉपर गैस वगैरह रहना चाहिए. इट शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड. दैट इज अनदर कंट्रोल यू लुकिंग फॉर. नेक्स्ट, अच्छा फायर अलार्म भी रहना चाहिए. ऑब्वियसली इट कैन बी मैनुअल एंड ऑटोमेटिक बोथ. मैनुअल मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको रियलाइज हुआ है, ऑटोमेटिक अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ है, तो मैनुअली भी आप उस अलार्म को रेस कर सकते हैं ताकि एवरीवन कैन बी इन्फॉर्म्ड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. फिर जरा नीचे आओ. रेगुलर इंस्पेक्शन रेजिंग अवेयरनेस, ये पॉइंट मार्क कर लेना. हम चाहते हैं रेगुलरली इंस्पेक्शन रहे. मैंने आपको बताया था क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली फायर ड्रिल्स होते हैं, तो जो फायर डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाया जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सब कुछ स्ट्रेटेजिकली है या नहीं है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी. एंड कभी कभी हम एक थर्ड पार्टी अथॉरिटी को कंसल्टेंसी देके रखते हैं कि आप हमको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना इन केस ऑफ फायर, ड्रिल कंडक्ट करवाते रहो ताकि हमारे एम्प्लॉयज भी प्रिपेयर्ड रहेंगे कि कैसे उस सिचुएशन से डील करना चाहिए. तो सर नंबर 1 इंस्पेक्शन एंड अवेयरनेस भी बढ़ाना चाहिए, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है. देखो रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए फायर डिपार्टमेंट का, एंड कभी कभी प्रॉपर्ली जो आपके प्रोसीजर रहेंगे इमरजेंसी में उनको डॉक्यूमेंट करके रखो एंड लोगों को उसके बारे में बता के रखो कि आपको कैसे यूज करना है. एग्जांपल बोलता हूं, हमारे ऑफिस में ऐसा क्लियरली बताते थे दैट यू आर वर्किंग ऑन द 10th फ्लोर 12th फ्लोर. समझ रहे हो मेरा बात. आपने स्ट्रिक्टली लिफ्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए. फायर एग्जिट स्टेयर्स के लिए होता है, समझ रहे हो मेरा बात. स्टेयर्स को आपने यूज करना चाहिए आइडियली. डू यू गेट माय पॉइंट. बिकॉज इलेक्ट्रिकल वायर्स में अगर फायर कैच होता है इट कैन इंपैक्ट ऑल योर लिफ्ट्स एंड अदर इंस्टॉलेशंस. फिर आपको बोलते हैं इन एक्सट्रीम केसेस इफ द थिंग्स आर जैम्ड, तो आपका जो ग्लास है उसको ब्रेक करना होता है. उसके अंदर ये बोलते हैं कि आपके जो 4 ग्लासेस उसमें से ये जो ग्लास मार्क्ड है इसी ग्लास को ब्रेक करना होता है बिकॉज वो ब्रेकेबल है आइडियली, उसको ब्रेक करना है और कूदने से पहले नीचे देखने का है. समझ रहे हो मेरा बात. दैट देयर इज अ अथॉरिटी इन प्लेस, आपको मालूम होना चाहिए. तो इस तरीके का अवेयरनेस रेस करना चाहिए. फायर डैमेज क्लियर है क्या. गिविंग यू 1 मिनट, पढ़ो उड़ा दो एक बार के लिए. मेरे हिसाब से एग्जाम में थोड़ा एनवायरमेंटल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है. कंटेंट में चेंजेस किए इसलिए थोड़ा पता होना चाहिए. देखो उन्होंने अगर अंदर का नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचा इनिशियल पेजेस में कहां का चेंज आया है क्वेश्चन बनाने से पहले, तब भी हायर प्रोबेबिलिटी है इस चीज को पिक करने का. दैट इज व्हाई बी लिटिल केयरफुल विद एनवायरमेंटल कंट्रोल. आगे बढ़े. नंबर 2 इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर. एक लाइन को मार्क करना. द रिस्क ऑफ डैमेज दैट मे बी कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स इज एक्सट्रीमली हाई. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर्स के रिगार्डिंग भी अच्छे कंट्रोल होने चाहिए. ये बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब 2-3 चीजें बोलता हूं आपको, सिंपल चीजें. यूपीएस कॉन्सेप्ट है, मालूम है ना आपको. इसके अंदर ही इनबिल्ट होता है आपके इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर्स. दैट इफ देयर इज अ मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं या ऐसा गलत तरीके से नहीं बोल रहा हूं, बट इन सर्टेन कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस आर वेरी हाई. पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करते थे लोग. आपको मालूम है जब फ्रिज खरीदते थे घर में तब भी उसका रेगुलेटर खरीदते थे साथ में.
समझ रहे हो मेरे बात तुम? स्टेबलाइजर बोलते थे उसको, ताकि जो पावर इसके अंदर जा रहा है वो स्टेबलाइज तरीके से जा रहा है, एंड इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन द स्टेबलाइजर कैन टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम। डू यू गेट माय पॉइंट? एंड आपको मालूम रहेगा ट्रिप होने वाला कॉन्सेप्ट आपके हर घरों में, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करते हैं। तो यहां पर भी ये बोलते हैं प्रॉपर यूपीएस का इस्तेमाल कीजिए। जो इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर्स है वो इनबिल्ट होने चाहिए आपके यूपीएस के अंदर, आपको मालूम होना चाहिए। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वगैरह रहती है तो आपको प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेटर या सर्किट ब्रेकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लगाना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए दैट इफ देयर इज एन एक्सट्रीम अप एंड डाउन इन द इलेक्ट्रिकल सर्ज, तो आपको पता होना चाहिए उसको रेगुलेट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। इट कैन बी डिवाइस टू डिवाइस और इट कैन बी लोकेशन टू लोकेशन, सब्जेक्टिव रहेगा, आप उसको कैसे यूज करते हैं वो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इन सब का एक प्रॉपर मेन स्विच होना चाहिए। इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम वी शुड नो हाउ टू शट डाउन एवरीथिंग। नीचे देखो क्या बोल रहा है, इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच। देखो व्हेन द नीड अराइजेस फॉर एन इमीडिएट पावर शट डाउन, लाइक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में फायर हो गया या इमरजेंसी इवैक्यूएशन हो गया, देयर शुड बी ए इमरजेंसी पावर स्विच, ताकि वो परफेक्ट तरीके से सारे के सारे सिस्टम को शट डाउन कर सकता है ऑन अ रियल टाइम बेसिस। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर ना 3 पॉइंट पिक कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच, आसान है याद रखने के लिए, लिखने के लिए भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूं, वोल्टेज रेगुलेटर हर किसी के घर में है। अगर आप अगली बार कभी ना कभी देखोगे, आज भी इन स्मॉलर टाउन्स एसी के नीचे स्टेबलाइजर लगाते हैं यार, समझ रहे हो मेरा बात तुम? क्योंकि अभी भी वहां पर फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा रहते हैं, तो वोल्टेज को रेगुलेट करना या सर्किट ब्रेकर्स लगाना काफी कॉमन चीज है, ताकि इलेक्ट्रिकल सर्ज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एंड आपके जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज है, आपने नोटिस किया होगा यूपीएस का इस्तेमाल बहुत सारे पीसीज में आज भी किया जाता है, ऑल्दो इट मे नॉट बी नीडेड नाउअडेज बिकॉज यू मे हैव अ इन्वर्टर जो बैकअप के लिए रियल टाइम पे काम करता होगा, बट स्टिल इफ इन्वर्टर फेल समटाइम्स, एटलीस्ट यूपीएस रहा तो सिस्टम अनइंटरप्टेड तरीके से चलते जाएगा। दैट कैन ऑल्सो बी देयर। ये 3 पॉइंट BCD अगर रखा दिमाग में तो इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर खत्म हो जाएगा। सबसे आसान है वाटर डैमेज। देखो क्या बोलते हैं, सर कंप्यूटर इंस्टॉलेशन को वाटर डैमेज भी हो सकता है। हाँ भाई, तो क्या करने का इसलिए वाटर डिटेक्टर्स, मतलब वाटर लेवल से अगर सर्टेन लेवल के बियॉन्ड जा रहे हैं तो देयर शुड बी डिटेक्शन सिस्टम आइडियली। फिर सर देयर शुड बी वाटर प्रूफिंग डन प्रॉपर्ली, वाटर लीकेज अलार्म रहना चाहिए आइडियली, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए। फिर जहां पर कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस वगैरह पड़े वो वाटर प्रूफ सीलिंग्स वगैरह होने चाहिए कंपेरेटिवली, ताकि बहुत ईजिली हमारे कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस को वाटर इंपैक्ट नहीं करेगा। सी हाउ हैपेंस इज वाटर डैमेज कैन लीड टू फायर डैमेज। डू यू गेट माई पॉइंट? इसीलिए आपको वाटर डैमेज के लिए भी प्रोएक्टिवली अच्छे कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, ताकि किसी भी तरीके का फायर इंस्टिगेट ना हो आइडियली। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। वाटर डैमेज बहुत सिंपल सा है, एक दिन पढ़ के उड़ा दो, नथिंग ग्रेट, नो चेंजेस आउट देयर। ठीक है, लास्ट पार्ट, पोल्यूशन और अदर डैमेजेस। यहां पर ना एक पॉइंट को हमेशा मार्क करना जो इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए, पॉइंट नंबर बी। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जहां पर भी हमारे सर्वर रूम्स होते हैं, कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस रहते हैं, वहां क्लियरली नोटिस लिखा रहता है दैट eating, drinking, smoking is strictly prohibited in this particular area. So there should be a proper prohibition against eating, drinking and smoking within the information processing facilities, because they may all lead to any or the different kind of damage. उससे कोई ना कोई डैमेज शुरू हो सकता है, इसीलिए हम उस चीज को प्रोहिबिट करना चाहेंगे। एक और चीज ये बोल रहा है, कभी भी ध्यान रखना, एज अ ऑर्गेनाइजेशन योर एंटायर कंप्यूटर इंस्टॉलेशन शुड नॉट गेट पावर फ्रॉम वन स्टेशन। लोग पता क्या करते थे, इसीलिए मल्टीपल कनेक्शंस लेके रखते थे, बिकॉज अगर आप बहुत हेवीली डिपेंडेंट हो एक जगह कनेक्शन से, आपने नोटिस किया होगा बहुत बार रोड के ऊपर खुदाई करके इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह चेंज कर रहे हैं। इफ दैट हैपेंस, ट्रांसफार्मर अगर उड़ गया है, कुछ हो गया, तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस स्टैंड स्टिल पे आ सकता है। बट अगर आपके उसमें मल्टीपल सबस्टेशन से कनेक्शन आ रहा होगा, अगर एक सबस्टेशन में प्रॉब्लम आ भी गया तो एटलीस्ट सेकंड वाला फॉर द टाइम बीइंग एज अ बैकअप काम कर सकता है। दैट्स व्हाई यू शुड हैव मल्टीपल सबस्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, ताकि आपको ये चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। ये ऊपर वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, दैट इज पावर लीड्स फ्रॉम मल्टीपल सबस्टेशंस कैन एक्ट एज अ सिनेरियो। देखो, टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ इवेंट्स आपको रिडंडेंट पावर लिंक्स रहने चाहिए, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर एक जगह एडवर्सली इफेक्ट हो भी गया तो भी दूसरा स्टेशन आपको पावर प्रोवाइड कर सकता है, एंड योर बिजनेस कैन कीप ऑन रनिंग। देखो एक बार शांति से,
हम है कहां पर, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, 3 थे, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, याद है। फिर उसके बाद हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के ऊपर, उसमें यहां पर 3 कंट्रोल है। पहला एनवायरमेंटल, जो हम पढ़ रहे हैं। एनवायरमेंटल में क्या बोला उसने, सर देयर कैन बी अ वाटर डैमेज, there can be a damage because of a fire, do you get my point, there can be electrical exposure which may lead to fault in your entire system, और सबसे important चीज pollution या other damages which directly or indirectly can impact your computer installation। इन सब के रिगार्डिंग आपको कंट्रोल्स अलग से पढ़ाए। सो सिर्फ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स वाला पार्ट खत्म हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में सीधा एनवायरमेंटल कंट्रोल्स पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर फायर डैमेज, क्योंकि वहां पर कंटेंट बहुत डिटेल में लिख करके दिया है। दैट इज अ गुड एरिया टू बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, उसको मार्क करके रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 5 मार्क के लिए पूछना है तो वो फायर डैमेज पे क्वेश्चन पूछने का ट्राई करेगा, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पॉइंट्स उसने लिख करके दिए हैं। हालांकि आपको बाकी पढ़ने हैं, पर ज्यादा फोकस फायर डैमेज वाले पार्ट पे करने का है। क्लियर है। सबसे पहला एनवायरमेंटल कंट्रोल खत्म हो गया। विल मूव ऑन टू द सेकंड वन, दैट इज योर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो देखो आपका एनवायरमेंटल कंट्रोल खत्म हो गया। अब आते हैं नंबर 2 पे, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। अब ये क्या बोलते हैं, एक बार थोड़ा सुनने का ट्राई करो। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और रादर एनवायरमेंटल कंट्रोल से भी इजी है लिखने के लिए। क्यों बोलता हूं, एनवायरमेंटल कंट्रोल में एटलीस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, फायर पे, वाटर पे, डू यू गेट माय पॉइंट। यहां पर वो चांस कम है। यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो पूरा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पे आएगा। मतलब क्या बोल रहा है आपके जितने भी आईएस रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टैंजिबल है या वो इनटैंजिबल है। अरे इनटैंजिबल मतलब सॉफ्टवेयर के फॉर्म में रहेंगे, डू यू गेट माय पॉइंट। पर सॉफ्टवेयर भी कोई ना कोई सीडीज में, यूएसबी में, यस इन टुडेज वर्ल्ड इट कैन बी ऑन क्लाउड आल्सो, आई अंडरस्टैंड, बट किसी न किसी फॉर्म में इनटैंजिबल तरीके से भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके आईएस रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना कि उनको कोई अनऑथराइज तरीके से फिजिकली एक्सेस ना कर पाए, सिस्टम के अंदर एंट्री अलग है, दैट इज लॉजिकल एक्सेस। मैं बोल रहा हूं सिस्टम जहां पड़ा है उस लोकेशन तक फिजिकली आप ना पहुंच पाओ, डू यू गेट माय पॉइंट, उसके लिए जब मैं कंट्रोल लगाना चाहूंगा दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। 5 मिनट डिस्कस करते हैं, आपको सारे पॉइंट्स अपने आप याद आ जाएंगे। सबसे कॉमन चीज क्या बोलेगा, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का शुरुआत कैसे करोगे। सबसे पहले तो बोलेगा डोर पे लॉक लगाओ, डू यू गेट माय पॉइंट। अब इसमें अलग अलग टाइप के लॉक बताएगा आपको, समझ रहे हो, बोल्ट डोर लॉक, समझ रहे हो मेरा बात, इलेक्ट्रिक पिन वाला लॉक आ सकता है। फिर बोलेगा कौन एंटर करेगा, इसके लिए काम करो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम क्रिएट कर दो, मतलब ओनली पीपल विद राइट आईडी कार्ड्स कैन एंटर, डू यू गेट माय पॉइंट। अब आईडी कार्ड में भी काम करो, कलर्स बना दो अलग अलग, मतलब अगर कंप्यूटर इंस्टॉलेशन या सर्वर रूम तक सिर्फ ऑथराइज इंसान ही आना चाहिए, उसको लगता है येलो कलर का कार्ड दे दिया आपने आईडियली, तो आप वो आईडी कार्ड्स दैट इज फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम को यूज कर सकते हो। उसमें वाली पिन के थ्रू होगा, आईडी कार्ड्स के थ्रू होगा, किसी भी थ्रू हो सकता है आपका आइडियली, जहां पर एक ऑथराइज इंसान ही एंटर कर रहा है। फिर सर आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी कैमरास होने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए आइडियली, कैन आई से जो आपके लिए यू नो कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉइज होते हैं, मतलब जो आपका क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं पूरा का पूरा, उनके साथ प्रॉपर बॉन्ड साइन होने चाहिए। मतलब आप क्या करते हो मालूम है, आपको कॉमन ही मालूम रहेगा आजकल जो हमारे गार्ड्स वगैरह हैं वो प्रॉपर एक एजेंसी के थ्रू आते हैं। इवन जो हमारे यू नो हाउसकीपिंग वाले लोग रहेंगे वो भी एक प्रॉपर बॉन्डेड यू नो एक एजेंसी रहेगा, उसके थ्रू आएंगे जहां बॉन्ड साइन किया जाएगा कि आप फिजिकली यहां पर क्लीनिंग करने के लिए आएंगे, बट आप किसी भी रिसोर्स को अगर डैमेज करते हैं तो आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा आइडियली। तो यू नो इस तरीके के कंट्रोल्स आपको डिजाइन अगर आप करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। ये क्यों ईजी है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता है, और जब ओपन एंडेड है तो इतने सारे में से 5 पॉइंट लिखना बहुत आसान काम है। चलो बताता हूं, आ जाओ, कम यार। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल पेज नंबर 3C.9, यहां पर इस लाइन को मार्क करो। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर द कंट्रोल्स which are related to the physical security of your tangible and intangible IS resources। जितने भी आपके, क्योंकि याद रखना फोकस पूरा अभी भी ये कंट्रोल्स कौन से है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स है। तो प्रोटेक्ट किसको करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का है, चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में है या इनटेंजिबल फॉर्म में। तो डेफिनेशन में आना चाहिए दैट सर हम फिजिकल सिक्योरिटी चाहते हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, कौन से रिसोर्सेज का, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेज का। इसके लिए क्या क्या कंट्रोल्स लगा सकते हो आप, इधर आओ जरा, कंट्रोल्स सीधा डायरेक्टली, कंट्रोल्स फॉर फिजिकल एक्सपोजर। नंबर 1 देखो, लॉक ऑन डोर्स। अब अलग अलग टाइप के लॉक बताएगा आपको, कॉम्बिनेशन डोर लॉक बना दो, बोल्टिंग डोर लॉक लगा दो, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक लगा दो, बहुत कॉमन है। फिर नीचे आओ, सर डोर लॉक हो गया,
सेकंड पॉइंट, पिन नहीं है, इट्स नॉट PIN, इट्स फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम है। फिजिकल मतलब कौन एंटर कर रहा है उसको फिजिकली आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? प्रॉपर आइडेंटिफाई बैजेस के थ्रू, या प्रॉपर पिन लगा दोगे उस डोर के ऊपर, ताकि वो पिन जिसको पता रहेगा वही एंटर कर पाएगा। इसके अंदर अब आप थोड़ा फ्यूचर में जाना चाहोगे, अगर आप थोड़े फैंसी मूवीज देखते हो हॉलीवुड के, तो आप रेटिना स्कैन लगा सकते हो, अंगूठा का स्कैन लगा सकते हो, जो भी लगाने का आपको आइडियली। फिर आप देखते होंगे कि वो हाथ काट के लगा लेता है लॉग इन करने के लिए। वॉट एवर इट इज, बॉटम लाइन इट इज योर फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम। नेक्स्ट पेज पे आओ। लॉगिंग ऑन फैसिलिटीज, मतलब नॉर्मली जब भी कोई भी कंपनी के लिए विजिटर है, चाहे वो आपके एम्प्लॉय का रिलेटिव रहेगा या आपका कोई वेंडर वगैरह रहेगा, प्रॉपर विजिटर का एक कार्ड बनना चाहिए। वो मैन्युअली करते हो या इलेक्ट्रॉनिक करते हो, आपके ऊपर है। मैं आपको बताया था बहुत सारे एग्जांपल्स के अंदर। अगर कोई एक एम्प्लॉय अपने रिलेटिव को लेके आ रहा है, तो एम्प्लॉय को अपना एम्प्लॉय ID डालना पड़ेगा, एक टैग प्रिंट होगा, टैग यहाँ लगाना पड़ेगा या शर्ट पे लगाना पड़ेगा, जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा दैट ये एम्प्लॉय इस विजिटर को लेके आए। और विजिटर को हर जगह का एक्सेस नहीं मिलेगा, रादर जो हमारे कंप्यूटर इंस्टॉलेशन वगैरह जहाँ रहेंगे वहां तो विजिटर को एक्सेस होना ही नहीं चाहिए, उस डोर का एक्सेस ही नहीं मिलना चाहिए। उसको स्वाइप कार्ड अगर दिया भी है, दैट स्वाइप कार्ड कैन नॉट बी एक्सेस ऑन सर्टेन डोर्स एट ऑल। ठीक बात है, आपको अदर मीन से पिक करना चाहिए। तो मैं बोलता हूं लॉक ऑन डोर्स, 1-2 पॉइंट लिखने का। डू यू गेट माय पॉइंट? फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम में 2 चीज, पिन नंबर एंड ID बैजेस, 2 चीज लिखने का। सीधा आ जाने का फिर डायरेक्टली अदर मीन्स पे। अदर मीन्स में भर भर के कंटेंट है। नंबर 1 देखो, आपका फेवरेट वीडियो कैमरा। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। नीचे आगे पेज पे आओ, दिख रहा है डेड मैन डोर। मैं बताया था आपको, याद है क्या? डबल डोर से पहले एक इंसान एंटर करेगा, पीछे से डोर क्लोज होगा तो ही सेकंड डोर ओपन होगा, एंश्योरिंग दैट ओनली 1 पर्सन एंटर्स एट 1 पॉइंट ऑफ टाइम। यस और नो? नीचे आओ, फिर कैन यू सी अलार्म सिस्टम। अरे कोई भी अगर इलीगल तरीके से एंटर करने ट्राई कर रहा है तो नहीं होना चाहिए। फिर कंट्रोल ऑफ आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉइज। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एम्प्लॉइज कब ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, कब बाहर जा रहे हैं, इफ दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर आर दे गोइंग राइट नाउ करंटली, वो सब आपको एक ओवरव्यू रहना चाहिए। फिर लास्ट में एक प्रॉपर सिक्योर्ड रिपोर्ट आना चाहिए या डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड भी रहना चाहिए, जिससे आप इंश्योर कर सकते हो कि भाई एक ऑथराइज इंसान ही एंटर कर रहा है। बॉटम लाइन, इनमें से कोई भी 4-5 पॉइंट। शुरुआत में बोलूंगा डोर लॉक, 2 पॉइंट पिक किया। डू यू गेट माय पॉइंट? फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, 2 पॉइंट पिक किया। अदर के अंदर कोई भी 3 पॉइंट पिक कर लिया तो आपका आंसर सफिशिएंट रहेगा। दिस इज योर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। वापस से पहले डेफिनेशन, यहां पर फिजिकल सिक्योरिटी देना है किसको? इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज विच आर टैंजिबल और इनटैंजिबल इन नेचर। डेफिनेशन आना चाहिए। फिर ब्रॉडर एग्जांपल्स कैन बी 1, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2-3। आपका आंसर खत्म। वापस से एक बार रिवाइज करते हैं, हम कहां पर है? कंट्रोल्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। सबसे पहले क्या पढ़ा उसके अंदर? एनवायरमेंटल कंट्रोल, जहां पे क्या क्या था हमारे पास में? वाटर डैमेज, फायर डैमेज, पोल्यूशन एंड अदर डैमेज, एंड द पॉइंट नंबर 4 वाज इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर। भूलना मत, ये 3, फायर वाटर सबको याद रहता है, पोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर लोग भूल जाते हैं, मत भूलना, वो भी एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि 4 मार्क के क्वेश्चन है तो चारों पे एक्सपेक्टेशन रहेगा, आप 1-2 पॉइंट लिखेंगे इसलिए, ठीक है। बी लिटिल केयरफुल। देन वी वेंट टू फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। वहां पर ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन चांसेस कम है, जनरल क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। आर यू कंफर्टेबल? अब मेरे हिसाब से जो एक्चुअली में सबसे अच्छा है पढ़ने के लिए, जो सबसे लॉजिकल है पढ़ने के लिए, ये सब भी लॉजिकल था पर ये बहुत इजी था ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट इज योर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। मतलब सर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल वगैरह सब बढ़िया है, पर जिसको आपके सिस्टम में एंटर करना है इन टुडेज वर्ल्ड, उसको फिजिकली आपके घर तक आने की जरूरत ही नहीं है या आपके ऑफिस तक आने की जरूरत ही नहीं है। जो आप नेटवर्क यूज कर सकते हो, नेटवर्क यूज करते हो, उस नेटवर्क को बाईपास कर सकता है आदमी डायरेक्टली। समझ रहे हो मेरा बात? तो सर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को वायलेट कौन कौन लोग करते हैं, हु ऑल आर माय पॉसिबल थ्रेट्स, एंड उनके हिसाब से कंट्रोल बनाए जाएंगे। डू यू गेट माय पॉइंट? तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आइडियली समझ रहे हो मेरा बात? इसको पूछा भी है मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर और आ भी सकता है वापस। यहां पर अमेंडमेंट ऐसे ज्यादा नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, पर यहां पर कंटेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन में इसको अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले कम टू पेज नंबर 3C.12। अभी क्या बोल रहे हैं सर? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल मतलब वो कंट्रोल्स जहां पर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी अनऑथराइज यूजर मेरे सिस्टम को, मेरे नेटवर्क को, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को
या मेरे डे टू डे एक्टिविटीज को किसी न किसी गलत तरीके से एक्सेस ना कर पाए। है ये भी एक्सेस कंट्रोल, डू यू गेट माय पॉइंट? बट यहां पर फिजिकल एक्सेस नहीं है, यहां पर ये है शायद किसी और का यूजर आईडी लेकर के तो एंटर करने का ट्राई कर रहा है, या तो नेटवर्क को हैक करके एंटर करने का ट्राई कर रहा है, या ओएस में तेरे को मैंने अलाउ किया तो सिर्फ रीड कर सकता है पर तू एडिट करने का भी ट्राई कर रहा है। मतलब कैसे मैं इंश्योर करूंगा कि लॉजिकली एक इंसान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, और एक अनऑथराइज्ड इंसान क्यों ना एंटर कर पाए, क्यों ना कुछ भी कर पाए, इसके लिए जब मैं कंट्रोल लगाऊंगा वो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट को मार्क करना, सर दीज आर रिलेटिंग टू द लॉजिकल एक्सेस टू माय रिसोर्सेस। मतलब कहां कहां पे एक्सेस हो सकता है, मेरे ओएस के अंदर एक्सेस, तो ओएस के लिए कंट्रोल लगाएगा, डू यू गेट माय पॉइंट? फिर जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसके बाउंड्री को कंट्रोल लगाएगा, मतलब हु कैन एंटर द सिस्टम। फिर बोलेगा नेटवर्क में कौन एंटर कर सकता है, डू यू गेट माय पॉइंट? डेटाबेस के अंदर फॉर एग्जांपल डेटाबेस का एक्सेस दिया, पर देखो रीड ओनली एक्सेस दिया है मैंने, तो सर डेटाबेस में भी तुझे क्या एक्सेस दिया वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो मेरा बात सुनो, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में सबसे पहले हु कैन एक्सेस, फिर what all he or she can access, एंड तीसरा चीज नंबर 1 इज कौन एक्सेस कर सकता है, नंबर 2 क्या क्या एक्सेस कर सकता है, एंड नंबर 3 what all actions they can take। अगर दिमाग में 3 चीज रखोगे ना तो कंट्रोल समझ में आएंगे। कौन एक्सेस कर सकता है, क्या क्या एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस करने के बाद क्या एक्शंस ले सकता है। अगर 3 चीजों को दिमाग में रखोगे सारे कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली समझ में आते जाएंगे। देखो वापस सोचना, आप कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट हो, आप अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, फिजिकली प्रोटेक्ट कर लिया आपने, एनवायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट कर लिया है। अब हमारे जो थ्रेट्स हैं, सर कौन कौन थ्रेट है हमारे लिए? हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, इनको हमने पावर दिया है एक्स का, पर एक्स के बियॉन्ड जाना चाहते हैं वो, या हमारे फॉर्मर एम्प्लॉइज जो छोड़ के गए रिवेंज लेना चाहते हैं, हैकर्स जो अनऑथराइज्ड यूजर्स कहलाते हैं जो डायरेक्टली हमारे सिस्टम को बाईपास करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हु आर दीज वायलेटर्स, जो लोग वायलेट करने का ट्राई करेंगे। कम टू पेज नंबर 3C.14, लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स, they are the same people who exploit physical exposure, but उनका skills अलग है। They might be sitting somewhere in the world, they may not have the answer to the physical lock, but they can still access your system। तो sir, who all can be my logical access violators? Number 1 is your hackers। Can I say these are my unauthorized people, जिनको हमने अथॉरिटी नहीं दिया था एक्सेस करने का, पर फिर भी वो किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी तरीके से एज अ अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे सिस्टम में एंटर करने का ट्राई करते हैं। नंबर 1 सबसे बड़े वायलेटर वो है, इनके लिए कंट्रोल लगाने ही पड़ते हैं। नंबर 2 कैन यू सी कंपनी के एम्प्लॉइज, इनको हमने ऑथराइज किया था ये करने के लिए, पर इसके बियॉन्ड हो जाने का ट्राई कर सकते हैं। तो हमने हमारे एम्प्लॉइज के लिए भी कंट्रोल लगाना चाहिए, दैट इवन इफ दे एंटर व्हाट ऑल दे कैन डू। नंबर 3 हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल, ये सबसे डेंजरस है। जिनको आपने पावर दिया है इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का, वो खुद भी तो वायलेट कर सकते हैं, रादर उनके पास सबसे ज्यादा चांसेस है, तो उनके ऊपर भी अच्छे कंट्रोल्स होने चाहिए। वो कैसे लगाएंगे, पढ़ेंगे। नंबर 4 योर फॉर्मर एम्प्लॉइज, पीपल हु हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, they may have some hard feelings associated with the organization, and they may try to use the power what they have learned during their tenure with the company. Former employees can also be a threat. And last wala, can you see a word end users? That can be any person. For example, बैंक का वेबसाइट है यार, बैंक का सिस्टम है, इंटरनेट बैंकिंग है, कैन आई से उसके यूजर्स यूज करते हैं, समझ रहे हो मेरा बात? तो इट कैन बी और एनी थर्ड पार्टीज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से एसोसिएटेड है, वो लोग भी गलत तरीके से लॉजिकल तरीके से एक्सेस करने के बजाय वायलेट करने का ट्राई कर सकते हैं। सो हु ऑल कैन बी लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स, ये मालूम होना चाहिए। क्या ये क्लियर है क्या? 1 मिनट स्पेंड करो, लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स को पढ़ो, फिर हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पे जाएंगे।
अब देखो मेरा बात ध्यान से, शांति से सुनना, ये काफी डिटेल में लिखा हुआ है, स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पे तो तुम्हारे लिए बहुत फायदा है। आई विल गिव यू रीजन ऑल्सो बिहाइंड इट, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए सब अच्छा है। प्रॉब्लम कब आता है? जब एक के बारे में ही स्पेसिफिक पूछ ले, वो याद रखना थोड़ा चैलेंजिंग है। उसके अंदर दो प्रॉब्लम और है, दे ऑल विल लुक सिमिलर इन नेचर, क्योंकि अल्टीमेटली है तो एक्सेस कंट्रोल ही। डू यू गेट माई पॉइंट? हर जगह वही बोलेगा हु कैन एक्सेस, हर जगह बोलेगा व्हाट ऑल दैट पर्सन कैन एक्सेस, एंड हर जगह ये बोलेगा व्हाट ऑल फंक्शंस दैट पर्सन कैन टेक। बॉटम लाइन सिमिलर है बट हेडिंग अलग अलग है। डू यू गेट माई पॉइंट? तो लिखने के लिए चैलेंजिंग है, इसे थोड़ा टाइम स्पेंड करना, एक एक करके आराम से पिक करेंगे। सबसे पहले वो क्या बोलता है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में, एक पहला पॉइंट पढ़ते हैं, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। अब यहां पर ना दो वर्ड है, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट और दूसरा यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे आर सेम ओनली। उन्होंने इस बार भी चेंज नहीं किया, आने वाले टाइम में वापस अमेंडमेंट आएगा, तुमको मैं अपडेट बताता हूं, फिर उन दोनों को मर्ज करके एक पॉइंट बना देगा। मैं लिख के बोलता हूं तुमको, मैं वो थोड़ा सा स्किप हो गया होगा इस बार, नहीं समझ में आएगा उनको, अगली बार पक्का आएगा। क्योंकि उससे प्रॉब्लम ये है, मैं तुमको बता रहा हूं ना, क्योंकि उन्होंने जो लिस्ट बनाया है ना, दैट इज वेयर यू मिस द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, बिकॉज आपका फोकस रहेगा हेडिंग्स के ऊपर। मैं तुमको बता रहा है, पहले सोचो यूजर कौन एंटर कर सकता है। अगर मैं वैसे बात करूं तो कंट्रोल बहुत लॉजिकल है, रियल लाइफ में 100% यूजफुल है। प्रॉब्लम क्या है? हेडिंग यूजफुल नहीं है, यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो सर सबसे पहले यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, मतलब सिंपल चीज है, आपके सिस्टम को कौन यूजर यूज करने वाला है, इसके लिए अगर हमने एक प्रोसेस बना दिया कि आप पहले साइन अप करो, अब एक रजिस्टर्ड यूजर है या नहीं है ये हम इंश्योर करेंगे। मतलब डोंट यू थिंक इफ यू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन, डे वन पे थोड़ी बोलते हैं ये लो सब एक्सेस दे दिया आपको, नहीं, पहले इंडक्शन देगा, कंपनी के बारे में समझाएगा, एक कंपनी का लैपटॉप अलोकेट करेगा आपको, फिर आपको लैपटॉप जब यूज करेंगे तो आपको ईमेल पे पहला ईमेल आएगा, आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्या है, और डे वन पे सब कुछ एक्सेस नहीं देगा, वो यूजर आईडी पासवर्ड से आपको कुछ बेसिक चीजों का एक्सेस दिया जाएगा। फिर आपको कोई प्रोजेक्ट अलोकेट होगा, उस प्रोजेक्ट रिलेटेड चीजें और मिलने वाली आपको धीरे धीरे, फिर बताएगा आप कौन से लेवल पे काम कर रहे हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, मतलब धीरे धीरे ऐसा प्रोसेस आता है। तो सबसे पहले एक यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए कि भाई एक ऑथराइज यूजर, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है मुझे, उसका इंफॉर्मेशन है, करेक्ट है, वो मेरा एम्प्लॉई है, लेजिटिमेट डिपार्टमेंट के अंदर है, तो मैं अकॉर्डिंगली उसको यूजर आईडी पासवर्ड बना के दूंगा ना यार। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो यूजर एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब है एक रजिस्टर्ड यूजर को यूजर आईडी पासवर्ड बना के दो, पासवर्ड उसको समझाओ किसके वैल्यू क्या है, तो पासवर्ड क्रिएट करते हो उसको समझाओ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाते हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? और बिना पासवर्ड के आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, ये समझाओ आइडियली। फिर आपको ये भी समझाना पड़ेगा अपने लैपटॉप को कभी भी अब अनअटेंडेड छोड़ के मत जाओ। मैंने आपको बताया था अनअटेंडेड छोड़ना गलत चीज है एज ए ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा इन्वॉल्व है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा, मतलब यूजर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बतानी पड़ेगी। फिर हो सकता है जब एक यूजर ने ज्वाइन किया, उसने लेट्स से डिपार्टमेंट एक्स ज्वाइन किया एज अ सीनियर, डू यू गेट माय पॉइंट, तो मैंने उसको 4 चीज का एक्सेस दे दिया। हो सकता है जब वो काम करना शुरू किया 1 महीने बाद में एक प्रॉपर इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। मैं महीने भर का एक एग्जांपल दे रहा हूं, इट कैन बी ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस, इट कैन बी रेगुलर, मतलब ये देखना चाहिए जो प्रिविलेजेस हमने उसको दे दिए, हमने उसको प्रिविलेज दिया था, ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डेटा को वो रीड कर सकता है, 2 में एडिटिंग भी कर सकता है, तो कहीं हमने उसको ज्यादा प्रिविलेज तो नहीं दे दिया है। तो एक प्रॉपर प्रिविलेजेस का भी रिव्यू होना चाहिए कि आपने कभी कभी चीजों के लिए लोगों को एक्सेस ज्यादा या कम तो नहीं दिया, कम दिया तो आके मांग लेगा, ज्यादा दिया है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, इट्स मोर ऑफ अ डिटेक्टिव इन नेचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से प्रॉपर यूजर्स को मैनेज करने का प्रोसीजर होना चाहिए, उसको बोलते हैं यूजर्स एक्सेस मैनेजमेंट। इधर आओ, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सबसे पहला पॉइंट देखो क्या बोलता है, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या बोलता है, एक प्रॉपर यूजर का रजिस्ट्रेशन कराओ, उससे पूछो सर व्हाई, हु इज द यूजर, डेटा ओनर कौन है, उसको अब फॉर एग्जांपल मैं उसको 3 चीजों का एक्सेस दे रहा हूं, अब वो 3 चीजों में सिस्टम का ओनर कौन है उससे भी तो अप्रूवल लेना चाहिए ना। मैं उसको रिक्वेस्ट दूंगा कि मेरे को इसका एक्सेस चाहिए, पर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो रिसोर्स ओनर अप्रूव करेगा आइडियली, यस और नो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन सिंपल वर्ड्स इज यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पता चलता है इस यूजर के बारे में सारा डिटेल, और उसको सबसे पहले प्राइमा फेसिया क्या एक्सेस देना चाहिए और क्या देना नहीं चाहिए। फिर देखो नंबर 2, प्रिविलेज मैनेजमेंट। प्रिविलेज मैनेजमेंट मतलब द प्रिविलेजेस व्हिच आर ग्रांटेड टू यू इनसाइड द सिस्टम, मतलब इन द सिस्टम इफ देयर आर लेट्स से 5 डिपार्टमेंट्स, ऑन डे 1 मुझे क्या क्या प्रिविलेज दिया, मुझे 2 डिपार्टमेंट को एक्सेस करने का प्रिविलेज दिया है, इन 2 के अंदर भी मुझे अभी रीड ओनली एक्सेस मिला है, अभी कुछ एंट्री करने का, एडिट करने का, डिलीट करने का एक्सेस नहीं दिया है, एंड ये प्रिविलेजेस को ही मुझे रिव्यू करते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 पे आओ, दिख रहा है क्या, रिव्यू ऑफ योर
एक्सेस राइट्स, मतलब जो प्रिविलेजेस आपको दे दिए थे ना उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए, कहीं ज्यादा प्रिविलेजेस तो नहीं दे दिए, अगर ज्यादा दे दिए उनको करेक्ट भी करना चाहिए। क्या पॉइंट ए बी एंड डी समझ में आया क्या? नंबर 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूजर, नंबर 2 प्रिविलेजेस को मैनेज करना, एंड तीसरा उसको रेगुलरली इंस्पेक्ट भी करना। फिर जो पॉइंट नंबर सी है, देखो कैन यू सी यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट, ये पॉइंट, और आगे यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में पॉइंट नंबर ए पासवर्ड यूज, डोंट यू थिंक दे आर सेम? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाने का है, यूजर को बताओ पासवर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसलिए सेट करते वक्त योर पासवर्ड शुड नॉट बी योर नेम, योर पासवर्ड शुड नॉट बी पासवर्ड इटसेल्फ। डू यू गेट माय पॉइंट? तो मतलब आई एम ट्राइंग टू से उनको आपको ये भी समझाना पड़ेगा ना कि रेलेवेंस ऑफ पासवर्ड क्या है, कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया जाएगा। फिर देखो हर कंपनी ऐसा पॉलिसीज बनाता है, आफ्टर एवरी 30 days यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड एंड इट कैन नॉट बी सेम एज लास्ट 3 पासवर्ड्स। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिलेटेड पॉलिसीज बनाए हुए हैं। डोंट यू थिंक दिस शुड बी देयर? ये शुड बी देयर। फिर देखो यूजर एक्सेस मैनेजमेंट के नीचे आ गया यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक्चुअली में सेम ही है, एक ही चीज में कवर होना चाहिए, बस उन्होंने यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग से पॉइंट बना के दिया है। और वहां देखो नेवर लीव योर इक्विपमेंट अनअटेंडेड, दिख रहा है क्या? गिविंग यू 1 minute, दिमाग लगाओ। हम कहां पर है? इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के वाले कंट्रोल में। वहां पर पहला क्या पढ़ा? एनवायरमेंटल पढ़ा, फिजिकल एक्सेस पढ़ा, अभी हम आगे लॉजिकल एक्सेस में। लॉजिकल एक्सेस में सर ने बोला था पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सबसे पहले क्या बताया? यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ में आता है। एग्जाम में यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा ही नहीं, 2 ही पॉइंट है। क्या पूछेंगे? पूछेंगे क्या? यूजर एक्सेस मैनेजमेंट पूछेंगे। वहां 4 है, पहला रजिस्ट्रेशन, फिर पासवर्ड मैनेजमेंट, फिर प्रिविलेजेस देना उसका मैनेजमेंट, और उसको यूजर एक्सेस राइट्स को इंस्पेक्ट भी करना, रिव्यू भी करना। तो अगर ऐसा बनाओगे तो आपका यूजर एक्सेस मैनेजमेंट हो जाएगा। पहले 2 पॉइंट क्लियर है क्या? ब्रेक कर करके खुद से पढ़ा करो तो आपको लॉजिकली समझ में भी आएगा और आप लिख भी पाओगे। वापस से बता, और सिर्फ रीडिंग से कुछ नहीं होगा, अंदर का कुछ मैच ही नहीं होगा वरना। इसलिए जो समझा रहा हूं वो सुनो, मैं सिर्फ रीडिंग नहीं बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं अंदर क्या है, तब आप सोच करके लिख पाओगे आराम से। ठीक है, 1 मिनट स्पेंड करो, पहले 2 पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में यूजर वाला पार्ट हो गया। अब वो बात करेगा नेटवर्क के स्पेसिफिक कंट्रोल्स का। एग्जाम में नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल एंड जो आगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, इन पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, अगला वाला जो ओएस वाला पार्ट है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, दोनों को मार्क करना। देयर कैन बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि बहुत डिटेल में दिया है, पर एक्चुअली में ईजी है। अगर आप समझने का ट्राई करोगे ना, आप सही में लिख पाओगे। मैं बोल रहा हूं, बस इट जस्ट नीड्स टाइम। मैं आपको बोला ना, टाइम अगर आपने इसको दिया ना 15-20 मिनट तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मुझे बताओ, जब आप रिवाइज करोगे, ऑब्जेक्टिव वाले रिवाइज करो 5 मिनट, जैसे ही आप आओगे इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज पे, उसमें एनवायरमेंटल एंड फिजिकल एक्सेस 5 मिनट, उससे देना मत। टाइम किधर स्पेंड करना बोलता हूं? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पे आना। सबसे पहले लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स पढ़ना, फिर सबसे पहली चीज पढ़ना यूजर एक्सेस मैनेजमेंट एंड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ने बोला था सेम ही है, फोकस यूजर एक्सेस मैनेजमेंट पे करने का है, वो उड़ाने का। फिर आने का नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल पे। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में जाओगे तो सही में समझ में भी आएगा और दिमाग लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल का। सर हमारे कंपनी का जो नेटवर्क है उसको कोई अनऑथराइज इंसान एंटर ना कर पाए, मतलब सिंपल है। अब वापस सेम क्वेश्चंस, नेटवर्क को कौन एक्सेस कर सकता है? नेटवर्क को एक्सेस करने के बाद में उसको क्या क्या चीजों का एक्सेस मिल सकता है? डू यू गेट माय पॉइंट? तो जब आप नेटवर्क को एक ऑथराइज इंसान ही एंटर कर पाए, अनऑथराइज इंसान एंटर ना कर पाए, इसके लिए जो कंट्रोल लगाओगे वो कहलाएंगे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। सिर्फ 4 पॉइंट को पिक करेंगे, उनको ही डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में वो लिख पाओ आप। ठीक है, सबसे पहला चीज आ जाओ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के अंदर। पॉलिसी ऑन यूज ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। हर कंपनी अपने नेटवर्क के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाती है, दैट आप इन सिंपल टर्म्स हमारे रिसोर्सेस का इंटरनेट पे किस किस पर्पस के लिए, क्या क्या चीज के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूं, सिंपल समझ में आएगा। व्हेन यू जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद डेलॉइट, दे यूज्ड टू से यू कांट यूज जीमेल, द डिवाइस विच दे हैव गिवन टू यू, उस पर आप जीमेल यूज नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? जीमेल अगर यूज करना है तो बाद में उन्होंने अलाउ किया, आपको जो ईमेल आया उसको रीड कर सकते हो, यू कैन नॉट सेंड ईमेल। क्यों?
क्योंकि जीमेल एक थर्ड पार्टी का है, गूगल का है। डू यू गेट माई पॉइंट? अगर आप जो लैपटॉप में क्लाइंट का डेटा है उसको जीमेल के थ्रू किसी को सेंड कर पाओगे, हमारा कंट्रोल नहीं होगा उसके ऊपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो कैन आई से वी कैन मेक अ लिस्ट कि किस किस चीजों के लिए आप नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो और किस किस चीजों के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो क्या चाहता है, आप वो अनऑथराइज्ड नेटवर्क्स पे जाओ ही मत जिसके थ्रू आप इनवाइट कर सकते हो एक हैकर को। आप सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे सिस्टम्स को यूज करो। तो आप उसके रिगार्डिंग एक पॉलिसी बनाओ। देखो जरा ध्यान से, एन एंटरप्राइज वाइड पॉलिसी शुड बी मेड कि इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल शुड बी ओनली फॉर द बिजनेस नीड्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देखो, एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट सर्विसेज एंड अप्रूवल दो कि इसके बियॉन्ड कोई जा ही नहीं सकता। इसके बियॉन्ड अगर जाने का है तो आपको आपके आईटी हेड का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मतलब सर, अगर आप चाहते हो नेटवर्क को अनऑथराइज्ड इंसान आए ना, तो कम से कम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को बोलो यू हैव टू फॉलो दिस पाथ। So make a entity level network policy, what you can use it for and what you cannot use it for. Is this clear to you? अब दूसरा चीज, नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे आओ। एक वर्ड को मार्क करो, फायरवॉल। सबसे कॉमन जो याद रहेगा हमेशा, फायरवॉल इतना कॉमन टर्म है कि भाई हम किसी भी नेटवर्क को, चाहे वो कंपनी आपकी बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है, अगर आप एक कंपनी के नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप फायरवॉल लगाएंगे। दैट मीन्स इट्स क्रिएटिंग एन एडिशनल वर्चुअल वॉल अलॉन्ग विथ योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क, ताकि एक अनऑथराइज्ड इंसान उसके अंदर एंटर ना कर पाए। देखो, इट इज अ सिस्टम दैट एनफोर्सेस, मार्क द वर्ड, एक्सेस कंट्रोल बिटवीन टू नेटवर्क। मतलब जितना भी उस नेटवर्क से एसोसिएटेड ट्रैफिक है उसको मॉनिटर किया जाएगा, और अगर एक ऑथराइज्ड इंसान है तो ही वो उसको पास करेगा, वरना वो पास ही नहीं करने देगा। मतलब फायरवॉल एक तरीके से एज अ प्रोटेक्शन है आपके नेटवर्क के अगेंस्ट में कि एक ऑथराइज्ड इंसान को ही वो नेटवर्क में एंटर करने देगा, वरना एंटर नहीं करने देगा। क्या ये चीज समझ में आया? फायरवॉल के अराउंड ही अलग अलग 4 ऑप्शंस हैं और वही आपका आंसर है। एक वर्ड है कॉल बैक डिवाइस। क्या वर्ड है? कॉल बैक डिवाइस। मैंने समझाया भी था आपको। इट्स बेसिकली, एक जमाने में डायल अप कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट था। यू वांट टू कनेक्ट विद अ सर्वर, तो आप उस सर्वर को मतलब कनेक्ट करने के लिए कॉल करेंगे। एक जमाने में डायल अप कनेक्शन हुआ करता था इंटरनेट का, जो आपके अभी भी बीएसएनएल के अंदर कभी कभी लोग यूज कर सकते हैं। इट्स मोर ऑफ यू ट्राई टू कनेक्ट विद अ नेटवर्क, आप उनको रिक्वेस्ट देंगे, आप डायरेक्टली अप्रूवल मिलेगा ही नहीं आपको, आपका कॉल इनडायरेक्टली कट हो जाएगा, आपका नेटवर्क कनेक्शन रिक्वेस्ट वहां चले जाएगा। उनको लगता है अगर आप ऑथराइज्ड यूजर हैं तो आपको कॉल बैक करेंगे। दैट मींस दे विल अलाउ यू नाउ टू एंटर इन द सिस्टम। डू यू गेट माय पॉइंट? दैट्स कॉल्ड योर कॉल बैक डिवाइस। देखो, बहुत सिंपल लिखा है। इट इज अ प्रिंसिपल दैट आप चाहेंगे इंट्रूडर को इंट्रानेट से ही बाहर रखें। इंट्रानेट मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क। देखो, इंटरनेट इज ओपन एंडेड, इंटरनेट इज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम चाहेंगे जो इंट्रूडर है हमारा इंटरनेट से दूर है, तो आप क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे सर दैट कॉल बैक डिवाइस को यूज करो, ताकि यूजर एंटर कर ही नहीं सकता है पासवर्ड से, ऑटोमेटिकली कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जैसे वो पासवर्ड एंटर करेगा, कनेक्शन विल ब्रेक। देन इफ यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन, देन यू विल गेट अ कॉल बैक दैट विल अलाउ यू टू एस्टैब्लिश अ न्यू कनेक्शन। मतलब देखो, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले एंटिटी लेवल पे पॉलिसी बना दो, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। इससे फालतू के इंट्रूडर को एक्सेस ही नहीं मिलेगा, मतलब उनको हिंट नहीं मिलेगा ना कि ये ऑप्शन है। फिर सर फायरवॉल लगा दो या कॉल बैक डिवाइस लगा दो। दोनों में क्या इंश्योर करोगे? बाहर वाला अनऑथराइज्ड इंसान एंटर ना कर पाए। समझ रहे हो मेरे बात? एग्जैक्टली सिमिलर थर्ड कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है एन्क्रिप्शन। अरे आप लेक्चर्स के रिगार्डिंग आपको बोला ही होगा ना मैंने, ओपन फाइल है, पहले उसको एन्क्रिप्ट करोगे। 2256 बिट एन्क्रिप्शन किया, मतलब फाइल का हर एक पार्ट को एन्क्रिप्ट करके रखा है। अगर आपके पास में सही डिक्रिप्ट करने का की है तो ही आप उसको ओपन कर सकते हो, वरना ओपन नहीं कर सकते हो। मालूम रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज एन्क्रिप्शन। मार्क करो। देखो, इट इज कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू अ सीक्रेट कोड, सर दैट इज कॉल्ड एज साइफर टेक्स्ट। अगर आपको सही में आपके पास में डिक्रिप्ट करने का की रहेगा, सिक्योरिटी पिन रहेगा, तो ही आप उसको कन्वर्ट करके क्लियर टेक्स्ट के फॉर्म में लेके आ सकते हो। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ऑडिट फंक्शन वाले कंट्रोल्स में वहां पर आएगा, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन होगा। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल खत्म। 4 चीजों पे फोकस करने का है, अभी डिसाइड कर लो, ताकि आगे 4 ही पढ़ोगे। एंटिटी वाइड नेटवर्क पॉलिसी बनाएंगे, फायरवॉल सिस्टम यूज कर सकते हैं, कॉल बैक डिवाइस यूज कर सकते हैं, एन्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? पक्का? नेक्स्ट देखो, वापस से यूजर एक्सेस मैनेजमेंट समझ में आ गया? इसके अंदर ही आपकी यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। यस और नो? दूसरा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल समझ में आ गया। तो अब आ जाओ तीसरा वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी टाइम पास डोंट वरी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल।
अब देखो ये क्या बोलता है, अब हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो कंपनी में हमने उनको फिजिकली एक्सेस करने का पावर दिया है, उनको स्मार्ट कार्ड बना के दिया, स्वाइप कार्ड सिस्टम बना के दिया, दे एंटर द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चाहते हैं एम्प्लॉइज भी जब हमारे सिस्टम को यूज कर रहे हैं, पीसी को यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन एंटर कर सकता है, एंटर करने के बाद वो इंसान क्या क्या एक्सेस कर सकता है एंड क्या क्या फंक्शनैलिटीज यूज कर सकता है। तो OS इज एक्चुअली गेटिंग इनसाइड द सिस्टम। डू यू गेट माई पॉइंट? OS इज एक्चुअली गेटिंग इनसाइड द सिस्टम। एक लाइन को मार्क करना, इधर आओ सर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स अ पॉलिसी दैट who can access my system, which resources they can access and what actions they can take। अरे भाई यही चीज ना हर एक्सेस कंट्रोल के लिए होती है, समझ रहे हो मेरा बात? बस वो अब बता रहा है OS के लिए। डू यू गेट माय पॉइंट? तो OS को कौन एक्सेस कर सकता है, क्या क्या चीजों को एक्सेस कर सकता है और क्या क्या एक्शंस ले सकता है। बहुत आसान, देखने के लिए डरावना लगता है। इतने पॉइंट दिए, 4 पॉइंट पिक करना मजेदार चीज है। नीचे वो बताता हूँ कौन कौन से पिक करो। एक पहले ओवरव्यू देता हूं, 2 मिनट सुन लो, पॉइंट मार्क कर देना आराम से। अज्यूम करो एक कंपनी का पीसी है, पीसी के अंदर आपका ऑब्वियसली OS रहेगा, OS के अंदर सॉफ्टवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा रहेगा। डू यू गेट माय पॉइंट? हम क्या चाहते हैं, सबसे पहला चीज तो एक ऑथराइज इंसान ही सिस्टम को यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो कहना इसे सबसे पहला चीज तो आप ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो आपका OS है, OS इस मशीन है, मशीन OS रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। डू यू गेट माय पॉइंट? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चलेगा तो ही अंदर के सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलेगा। तो बॉटम लाइन इससे आपको डेटा का एक्सेस मिलने वाला है पूरा का पूरा। तो हम क्या चाहेंगे, सबसे पहला चीज तो कि भाई कौन से टर्मिनल से आप लॉग इन कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा कभी कभी ऐसा होता है, एक डेडिकेटेड पीसी कोई टर्मिनल से कनेक्ट किया है, ये लॉग इन सिर्फ इस पीसी से हो सकता है। इट इज नॉट क्लाउड लॉग इन, इट इज अ पीसी स्पेसिफिक लॉगिन। डू यू गेट माय पॉइंट? तो अगर आपको लगता है बहुत ही एक्सट्रीम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं ब्लूमबर्ग वगैरह होते हैं ना, इनके प्रॉपर टर्मिनल्स होते हैं, वो आपके एक स्पेसिफिक पीसी को टर्मिनल अलोकेट करते हैं, उस डिवाइस पे यूज कर सकते हो आप, किसी और डिवाइस पे यूज नहीं कर सकते आप। अरे टैली के अंदर भी एक जमाने में ऐसा ऑप्शन आता था, टैली कैन बी यूज ऑन अ स्पेसिफिक पीसी ओनली। समझ रहे हो मेरा बात? तो बॉटम लाइन सबसे पहला चीज, क्या ये जो लॉगिन है वो टर्मिनल स्पेसिफिक है या एनी लॉगिन है? तो आप टर्मिनल स्पेसिफिक कर सकते हो अगर आपको रिस्क बहुत ज्यादा लगता है तो। अच्छा टर्मिनल सही है। अब फॉर एग्जांपल ब्लूमबर्ग का हमने कनेक्शन लिया हुआ है, हमारे ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, तो हमने 100 लोगों के ऑफिस के अंदर ब्लूमबर्ग के लिए क्या किया, एक छोटा सा कैबिन बना दिया। उस कैबिन में 2 टर्मिनल है, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। तो ब्लूमबर्ग का जो कनेक्शन है वहीं से स्टैब्लिश हो सकता है। अब उस कैबिन में कौन जा सकता है, वो तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हो गया। अब अगर मैं कैबिन के अंदर गया, जाने के बाद में मैंने यूजर आईडी पासवर्ड डालना चाहिए। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद पता चलेगा कि भाई जो कैटेगरी का यूजर है उसके लिए एक एक्सेस टोकन बनेगा। लॉगिन करने के बाद में क्या बनेगा, एक्सेस टोकन। मतलब जैसे मैंने मेरा यूजर आईडी पासवर्ड डाला, उस यूजर आईडी पासवर्ड को एंटर करने का तो बताएगा, अच्छा यूजर एक्स, इसके पास में 2 चीजों को एडिट करने का ऑप्शन है, इसको सिर्फ रीड ओनली का ऑप्शन है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ लो मेरा बात? कहना इसे वो एक्सेस टोकन में पता चलेगा कि मुझे एज ए यूजर स्टार्टिंग से क्या प्रिविलेज दिया है। समझ लो मेरा बात तुम? कहना इसे ये एक्सेस टोकन का जो कंटेंट है इसको वो लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे, प्रॉपर लिस्ट रहती होगी, लिस्ट ऑफ ऑल द यूजर। देयर आर 10 यूजर्स, 10 यूजर में से ये यूजर है क्या? हाँ सर मैच होता है ये यूजर। अच्छा ये यूजर नंबर 5 जो है इसको सर 2 के अंदर एडिट का ऑप्शन दिया, 1 में रीड का एक्सेस दिया है। कहना इसे प्रॉपर कंट्रोल लिस्ट रहेगा। अच्छा उस कंट्रोल लिस्ट को कंट्रोल करने वाला रिसोर्स ओनर भी रहेगा, तो जिसने भाई कनेक्शन लिया होगा, जो हमारे पार्टनर रहेंगे उनके पास ओनरशिप रहेगा, वो स्टैब्लिश करेंगे 4 यूजर अलाउड है, सॉरी 10 यूजर अलाउड है, 10 में से इस यूजर को ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। तो सर सबसे पहला चीज इन केस ऑफ OS, सबसे पहले लॉगिन कहां से कर रहा है? नंबर 1 लॉगिन करने के बाद एक्सेस टोकन के हिसाब से उसको किस चीज का एक्सेस मिलना चाहिए, किसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। फिर एक्सेस टोकन का जो कंटेंट है ना वो भी कंट्रोल लिस्ट से कंपेयर होता है कि भाई उस लिस्ट में बोला है यूजर नंबर 5 को अलाउड है, तो हाँ अलाउड है। क्या अलाउड है? ये 2 चीज अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, तो जो अलाउड है उतना ही मेरे को एक्सेस मिलना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? थोड़ा मैं डिटेल पे जा रहा हूं पर आपको 2 पॉइंट पिक करने हैं यहाँ पे। क्या 2 पॉइंट पिक करने? आ जाओ जरा। नंबर 1 सबसे पहले टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर, डेडिकेटेड टर्मिनल पे लॉगिन हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर जैसे आपने लॉगिन किया, कहना इसे एक एक्सेस टोकन बनेगा। देखो इफ द लॉगिन अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल, OS विल क्रिएट योर एक्सेस टोकन, जिसमें इंफॉर्मेशन रहेगा आपका यूजर आईडी, पासवर्ड एंड क्या क्या प्रिविलेजेस आपको दिए हुए हैं। क्या आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए क्या? अगला पॉइंट एक्चुअली में OS के कंट्रोल नहीं है, ये एक्सेस टोकन और ये एक ही पॉइंट है पूरा का पूरा।
लिटरली पॉइंट नंबर C, D, E and F is one point only. तुम सिर्फ एक्सेस टोकन लिखना है बाय द वे, एग्जाम के हिसाब से बात कर रहे हैं अभी अपन, समझाने के समझाए तो एक्सेस टोकन जब आप पहली बार रजिस्टर करते हो तो बनता होगा कि भाई यूजर रजिस्टर कर रहा है पहली बार, इस डेजिग्नेशन पे अप्रूव किया, इसको ये एक्सेस दो, ये एक्सेस मत दो। सर अब हमेशा कोई ना कोई रिसोर्स ओनर होता होगा जिसके पास प्रॉपर कंट्रोल लिस्ट रहती होगी। ये 10 लोग हैं, एक एम्प्लॉय छोड़ के गया तो सर उसको उसमें से निकालना पड़ेगा। नया एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, उसके नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। किसी का प्रमोशन हुआ तो उसके प्रिविलेजेस को चेंज करना पड़ेगा। ये सब पूरा का पूरा जो है ना प्रिविलेज मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। अब आप नोटिस करो वो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। वही बोल रहा हूं ना, प्रॉब्लम ये है वो सिर्फ बुक्स के हिसाब से जा रहे हैं, वो ये सोच नहीं रहे तेरे को क्या मिनिमम आना चाहिए। मैं वापस क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट पॉइंट्स इसलिए आप समझने ट्राई करो, सारे सारे कंबाइंड में एक सिंगल पॉइंट है। तुम्हारे को एग्जाम में क्या लिखने का है? टर्मिनल लॉगिन। डेडिकेटेड टर्मिनल से लॉगिन हो सकता है, यूजर आईडी पासवर्ड तो लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन हुआ, एक्सेस टोकन बनेगा। एक्सेस टोकन में क्या आएगा? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मेरा यूजर आईडी पासवर्ड एंड मुझे क्या प्रिविलेजेस दिए। 2 पॉइंट खत्म हो गए, नेक्स्ट पेज पे आओ, बाकी छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं, नेक्स्ट पेज और डायरेक्टली सीधा पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, फेवरेट वापस से। अरे भाई इधर भी तो लॉगिन करते हो, यूजर आईडी पासवर्ड ही आएगा ना, टाइम पास। मैं क्या बोल रहा था, तुमको डरावना लगेगा ओएस कंट्रोल शिट आ गया, अरे कुछ नहीं है, अंदर आधी से ज्यादा चीजें टाइम पास है बिल्कुल। तो प्रॉपर पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का, ऑथराइज इंसान सही पासवर्ड एंटर करेगा, गलत पासवर्ड एंटर किया तो याद है ना कितनी बार गलत पासवर्ड एंटर कर सकते हो, उससे अकाउंट ब्लॉक भी हो जाएगा, ये मालूम होना चाहिए आपको। अच्छा, ये टर्मिनल पे लॉगिन किया, लॉगिन करके भूल गया, ऑटोमेटिक लॉगआउट भी होना चाहिए, यस और नो? तो जरा नीचे आओ, टर्मिनल टाइम आउट, लॉग आउट द यूजर इफ द टर्मिनल इज इनएक्टिव फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। लॉजिकल है। फिर सर वो टर्मिनल एक इंपॉर्टेंट एरिया है, हम चाहते हैं सिर्फ ऑफिस टाइमिंग पे सुबह 10 से लेकर के शाम को 6 के बीच में यूज होना चाहिए, तो सर दे शुड बी ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसके बियॉन्ड लॉगिन नहीं हो सकता है। मतलब लिटरली 5 पॉइंट लिखना तो टाइम पास है, इसीलिए जिसको समझ में नहीं है वो भी लिख सकता है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसके लिए तो और इसको टेंशन ही नहीं जिंदगी में। तुम शांति से वापस, सबसे पहले टर्मिनल लॉगिन, दूसरा चीज एक्सेस टोकन, 2 पॉइंट पकड़ो यहाँ से, पासवर्ड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में लॉग आउट के लिए ऑटोमेटिक ऑप्शन होना चाहिए उसके अंदर, इफ इट इज इनएक्टिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट शुड लॉग आउट ऑटोमेटिकली। एंड सर देयर शुड बी अ प्रॉपर डेडिकेटेड कनेक्शन टाइम, इस टाइम पीरियड के अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हो, उसके बियॉन्ड यूज नहीं कर सकते हो। ये कंट्रोल लगा के रखो फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। डू यू फील कंफर्टेबल? वापस आ जाओ, देखो यूजर एक्सेस मैनेजमेंट हो गया, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल हो गया। नेटवर्क में याद रखना फायरवॉल, एक याद रखोगे तीनों पॉइंट अपने याद आएंगे, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, कॉलबैक, और फिर सबके लिए एक पॉलिसी चाहिए, ठीक है। फिर सर ओएस एक्सेस कंट्रोल थोड़ा याद रखना, सर इट इज लॉगिंग इन द सिस्टम, तो टर्मिनल लॉगिन, एक्सेस टोकन आएगा, समझ रहे हो मेरे बात, पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम रहना चाहिए। थोड़ा सोचोगे तो याद आ सकते हैं पॉइंट्स, मैं आपको ये बता रहा हूं, तो याद तो करना ही पड़ेंगे आपको लास्ट में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट एट दैट मोमेंट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट एटलीस्ट फिर भी रिकॉल करना इजी रहेगा। एंड अंदर का लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं ना वैसा का वैसा लिखा हुआ है, तो अगर आप एक बार भी रीड करके चले जाओगे ना, मैं आपको वापस बोला EIS में समझ में अगर आया और हेडिंग याद है तो नंबर मिल जाता है, क्योंकि अंदर का लैंग्वेज एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आता है। SM में मैच नहीं हुआ ना 0 दे देता है, EIS में नंबर देता है, मैं तुमको बता रहा हूं, थोड़ा ये समझो इस चीज को। सर एक एप्लीकेशन कंट्रोल्स है, उसको पढ़ेंगे, उसके पहले सबसे लास्ट वाला कंट्रोल्स इन मोबाइल। अगर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पे क्वेश्चन आया, सुनो, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल 6 मार्क क्वेश्चन। सबसे पहले लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का डेफिनेशन, वायलेटर्स लिखने का जरूरत नहीं है, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आए वायलेटर्स में तो ही लिखने का, वरना सिर्फ डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन रिविजिट करूंगा, अभी 2 मिनट रुकना, वी विल रिविजिट द डेफिनेशन एंड आपको समझ में अभी और बेटर आएगा। डेफिनेशन लिखा, सबसे पहले यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, 2 पॉइंट लिखा, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 पॉइंट लिख दो, पासवर्ड यूज तो भी काम हो जाएगा, समझ रहे हो। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल सिर्फ टाइम पास, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, समझ रहे मेरे बात। ऑपरेटिंग एक्सेस कंट्रोल, टर्मिनल लॉगिन, एक्सेस टोकन, समझ रहे मेरे बात। फिर अगर आपको एप्लीकेशन कंट्रोल से डर लगता है, क्योंकि एक्चुअली में वो बहुत ऐसा जनरल जैसा लिखा है, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए मैं उसको छोड़ा और लास्ट पे आया कौन सा, कंट्रोल्स विद मोबाइल। ये बहुत डिफिकल्ट है। क्या बोलता है सर, पहले क्या था, सिस्टम को यूज करने के लिए ऑफिस आना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है, लैपटॉप यूज करता है, मोबाइल यूज करता है, मतलब आप सिस्टम का इस्तेमाल कहीं से भी कर सकते हैं। अरे यस और नो? तो मुझे टेंशन क्या है, व्हेन यू आर मोबाइल दैट मींस यू आर मूविंग, यू आर ट्राइंग टू लॉग इन फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। तो अरे सिंपल चीज है ना यार, अगर मैं डेलॉइट के सिस्टम को, सर्वर को एक्सेस करना चाहता है मेरे घर से या क्लाइंट प्लेस से या बस में ट्रैवल करते वक्त या फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त, डू यू गेट माय पॉइंट? तुम बोल फ्लाइट में इंटर इंडिया था अलाउड है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आर्ग्यू मत करो, होता है,
तो इस तरह भी देता है इंडिया में, डजंट मैटर। आ जाओ वापस से। पॉइंट ये है, कंट्रोल्स व्हेन मोबाइल, दैट मीन्स व्हेन यू आर लिटरली मूविंग ऑन दैट टाइम ऑल्सो यू शुड हैव कंट्रोल इन प्लेस। मतलब जो लैपटॉप है ना, उसके लिए आइरिस स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, और एक्चुअली में जो लोग रियल टाइम में यूज करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, ऑथेंटिकेटर होता है ना, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के ऑथेंटिकेटर बना लेते हैं। उस ऑथेंटिकेटर में रियल टाइम पे जो आपको ओटीपी आ रहा है वो अगर आप एंटर करोगे तो ही सिस्टम एक्सेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सिंपल शब्दों में ये है आंसर, समझ रहे हो मेरे बात? आज इनका पढ़ लेते क्या बोलते हैं। सर, इन टुडेज ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटिंग फैसिलिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन प्लेस, वी ऑल नो दैट। मतलब देयर इज अ वेरी हाई रिस्क कि यार व्हेन यू आर यूजिंग पोर्टेबल कंप्यूटर्स डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए क्या करना चाहिए? फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना चाहिए, आइरिस स्कैनर का इस्तेमाल करना चाहिए, स्मार्ट कार्ड्स। आई डोंट नो हाउ विल यूज अ स्मार्ट कार्ड इन अ लैपटॉप, बट स्टिल डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? इनको लिखना था, इन्होंने लिख दिया। तो कंट्रोल्स इन मोबाइल। अब मुझे बताओ हम कहां पर हैं? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है। उसमें यूजर एक्सेस मैनेजमेंट टाइम पास, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लॉजिकल है एकदम, समझ रहे हो मेरे बात? उसके बाद ओएस वाले कंट्रोल बिल्कुल सिंपल थे, कंट्रोल्स इन मोबाइल सिंपल थे, मतलब सब खत्म हो गया। वापस से बता रहा हूं, किसी एक पॉइंट के चक्कर में पूरा टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बोलता हूं सबसे खराब करने वाला काम क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल। इसका प्रॉब्लम क्या है? मैं बोलता हूं इसका प्रॉब्लम ये है कि तुमको एप्लीकेशन का मतलब ही नहीं मालूम। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है व्हेन आई एम यूजिंग अ सिस्टम, व्हाट कैन आई इनपुट? एप्लीकेशन इज योर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। मतलब एप्लीकेशन लेवल इज, जब आपने सिस्टम बना लिया है, अब आप सिस्टम को यूज करने वाले हो। सिस्टम को यूज करना मतलब क्या? डेटा एंटर करना, डेटा को प्रोसेस करना और आउटपुट को रिसीव करना। तो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इज नथिंग बट माय एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का एप्लीकेशन इज यूजिंग द सिस्टम। एंड हाउ डू यू यूज द सिस्टम? अरे सिस्टम में कोई ना कोई कुछ एंटर करेगा, तो कौन एंटर कर सकता है? वापस सेम क्वेश्चन। फिर प्रोसेसिंग ऑफ द सिस्टम, फिर आएगा आउटपुट। तो इसी के ऊपर कंट्रोल बनेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल्स, जो आपको पढ़ाए जाएंगे। डू यू गेट माय पॉइंट? तो हम थोड़े यहां ट्राई करेंगे कि कैसे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में एप्लीकेशन कंट्रोल का रेलेवेंस आता है, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट सेट ऑफ कंट्रोल्स है ऑल टुगेदर। कंफ्यूजन क्या होता है? इधर एप्लीकेशन उधर एप्लीकेशन, लॉजिकल एक्सेस भूल जाता है आदमी। समझा क्या मेरा बात? इसीलिए इसको मैं साइड में रखा, साइड में रखो इसको, बाकी सब चीजें लॉजिकल रहना पूरा का पूरा। आ जाओ एप्लीकेशन में, मैं जो बोलता हूं उतना ढंग से पढ़ो, बाकी उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो तीन चीजें बोलता हूं। सबसे पहले इधर आओ, पॉइंट नंबर 1, 3C.18 इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। ऊपर लिखो क्लासिक एक्सेस कंट्रोल। क्लासिक एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या है? क्लासिक एक्सेस कंट्रोल, अरे नॉर्मली एक इंसान को पूछा एक्सेस कंट्रोल है तो मतलब क्या है? कौन क्या एक्सेस कर सकता है? ये वही है। क्योंकि अब आप सिस्टम को यूज करने वाले हो, तो सिस्टम को जब आप यूज कर रहे हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, क्या देख सकते हो? जरा नीचे आओ। सर, द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड बाय एप्लीकेशन मेन्यू इंटरफेसेस। मतलब अ यूजर कैन एक्सेस ओनली दोज आइटम्स जो उसके लिए ऑथराइज्ड है। डोंट यू थिंक इट्स नथिंग बट माय RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल? दैट इज नथिंग बट माय क्लासिक एक्सेस कंट्रोल। नॉर्मली लोगों को एक्सेस कंट्रोल मतलब ये लगता है तेरे रोल के हिसाब से तेरे को बताएंगे क्या तू एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस नहीं कर सकता। एग्जांपल पढ़ के देख लो। है कि नहीं टाइम पास? सिर्फ नाम डरावना है। अरे एप्लीकेशन मतलब सिस्टम को यूज करना। तो सबसे पहला चीज, अगर तू यूजर है तो तू क्या एक्सेस कर सकता है? पहला पॉइंट क्लियर है क्या? पहला पॉइंट, नीचे आ जाओ। सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन ट्राई करूंगा, बहुत अच्छा चीज एक्चुअली में। मुझे लगता है लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद में उनको एडिट करते हैं, फिर हम उनको कंप्रेस करते हैं, फिर हम उनको एनक्रिप्ट करते हैं, फिर उनको अपलोड करते हैं। इन सब में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो ओरिजिनल लेक्चर है ना, उसका बैकअप होना चाहिए। जब इतनी चीजें हो रही है, मैं क्या चाहेगा? एक काम करे यार, जैसे ओरिजिनल लेक्चर आया ना, उसका एक कॉपी बना के एक अलग सिस्टम पे डाल दे, जिसका एक्सेस किसी को नहीं रहेगा। किसी को मतलब किसी को तो रहेगा, बट इन जनरल लोगों को नहीं रहेगा। डू यू गेट मी? कहना इसे मैं एक इंपॉर्टेंट सिस्टम को आइसोलेट कर रहा हूं, बाकी सब चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास रॉ मटेरियल आ गया ना, उसको एडिट करो, कंप्रेस करो, जो करना है करो, पर एक रॉ मटेरियल को साइड में भी रख दो। डू यू गेट माय पॉइंट? कैन आई से आई एम आइसोलेटिंग समथिंग व्हिच हैज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वैल्यू? डू यू गेट? दैट इज कॉल्ड सिस्टम आइसोलेशन। देखो, बेस्ड ऑन क्रिटिकल कंसिडरेशन, कितना क्रिटिकल है आपके लिए, शायद आप एक सिस्टम को आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन कर सकते हो। खत्म बात।
अरे हम यही चाहते हैं ना, जब आप सिस्टम को यूज कर रहे हो तो क्या क्या ध्यान रखो। सबसे पहली चीज तो भाई इन्फॉर्मेशन क्या एक्सेस कर सकता है वो कंट्रोल लगा दो। फिर दूसरा चीज, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है उसको आइसोलेटेड एनवायरनमेंट रन कर लो। फिर सिंपल चीज सुनो, कौन लॉगिन कर रहा है, कब लॉगिन कर रहा है, क्या एडिट कर रहा है, प्रॉपर ऐसा लॉग रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट, इवेंट लॉगिन। इट इज इजी एंड वायबल टू मेंटेन एक्सटेंसिव लॉग ऑफ ऑल द इवेंट्स। क्योंकि अगर लोग अलग अलग यूजर आईडी याद है किसी को, लेट्स से पता चल गया, अलग अलग पासवर्ड डालने का ट्राई कर रहा है मल्टीपल फॉर एग्जांपल, और मल्टीपल टाइम पासवर्ड गलत हुआ है, अलग अलग लोकेशन से पासवर्ड गलत हुआ है, तो पता चल सकता है ना कि कौन गलत तरीके से ट्राई करने का एंटर करने का ट्राई कर रहा है सिस्टम में। दैट इज कॉल्ड एज इवेंट लॉगिंग। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था, टाइम पास, RBAC है, क्लासिक एक्सेस कंट्रोल है। दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है उसको आइसोलेट कर दो, डे टू डे वर्किंग में लेके मत आओ, टेंशन ही खत्म। समझ रहे हो मेरा बात। फिर जो भी आप यूज करो सिस्टम को, प्रॉपर लॉग्स मेंटेन करो, हर इवेंट का इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड मेंटेन करो, ताकि कोई प्रॉब्लम है तो मिल जाएगा। सबसे बेस्ट चीज, आखिरी पॉइंट पे आ जाओ, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। अरे सिस्टम है, यूएस टीम भी है, इंडिया टीम भी है, यूरोप टीम भी है, सबका अलग अलग टाइम जोन्स रहेगा। प्रॉब्लम ये है, एक ही फाइल के ऊपर तीनों लोग काम कर रहे हैं। अब अगर मैं टाइम जोन एक स्ट्रीमलाइन नहीं करूंगा तो ऐसा दिखेगा 8 बजे तीनों ने काम किया। Do you get my point? So don't you think I should have a proper clock synchronization for my system so that I can identify who did work? तो मतलब मेरे 24 आवर्स ना कांस्टेंट होने चाहिए इस सिस्टम के लिए फॉर ऑल द पीपल irrespective of their time zone. Are you understanding my point? So that I can identify इसने मेरे ऑफिस टाइम के हिसाब से 6 बजे काम किया, अब वो उसके घर में कितना बजा टाइम फर्क नहीं पड़ता मेरे को। 6 बजे इसने किया, 8 बजे इंडिया के एक बंदा तो उसने चेंज किया, हो सकता है इंडिया में उस समय सुबह के 9 बज रहे होंगे, इमटेरियल है। मेरा ऑफिस का क्लॉक सेम रहेगा सबके लिए इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बाउंड्री। मतलब ये होता है, लिखा उन्होंने नहीं ढंग से, बट मतलब ये है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। खत्म हो गया, डन। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल डन। अब एक काम करो, अब लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की डेफिनेशन पे आओ। आओ अब पढ़ो। सर, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर कंट्रोल्स कि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज को लॉजिकली एक्सेस किया जाए। मतलब हम किसके लिए कंट्रोल लगा रहे हैं, ओएस के लिए कंट्रोल लगा रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए कंट्रोल लगा रहे हैं। अरे हाँ या ना, लॉजिकल है क्या? बाउंड्री कंट्रोल इज नथिंग बट माई यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। फिर नेटवर्क कंट्रोल दिख रहा है क्या? एक्सेस टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, मतलब इट्स बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो। ये एप्लीकेशन के अंदर याद है क्या पहला पॉइंट था, RBAC, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और आखिरी वाला पॉइंट एनक्रिप्शन कंट्रोल, जो नेटवर्क का ही पार्ट है। बॉटम लाइन, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है अगर अंदर का हेडिंग याद है तो। समझा क्या? देखो, एक 2 मिनट के लिए ओवरव्यू देता हूं। इस सेशन का डिस्कशन मेजर पार्ट खत्म हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से क्या कंट्रोल है, आ सकता है क्वेश्चन। रिसोर्सेज के हिसाब से क्या कंट्रोल से आ सकता है क्वेश्चन। एनवायरमेंटल पे अलग से आ सकता है, फिजिकल एक्सेस पे अलग से आ सकता है। लॉजिकल एक्सेस तो अपने आप में खतरनाक ही है कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, या ओएस के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया, नेटवर्क पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया। 2 ही एरिया जिनको अच्छे लगते हैं, क्योंकि अच्छे पॉइंट्स दिए टिक टिक करने के लिए, मैच करके। समझ रहे हो मेरा बात? तो भाई सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करोगे? अगर आप टोटल हाफ एन आवर स्पेंड करने वाले हो, जो सेशन मैंने अभी पढ़ाया आपको, आप खुद जब रिवाइज करोगे, इफ यू गोइंग टू स्पेंड हाफ एन आवर, यू शुड स्पेंड फर्स्ट 10 मिनट्स ऑन ऑल द कंट्रोल्स एक्सेप्ट लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, एंड लास्ट 20 मिनट्स शुड बी ऑन लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। लिटरली टाइमर लगा के मत बैठना, इट्स मोर लाइक एन अंडरस्टैंडिंग गिवन टू यू। अब मैं सच्ची बता रहा हूँ, ढंग से पढ़ के अगर एक बार स्ट्रीमलाइन करके मेरे को इतना इतना आता आना चाहिए, वो करके रखते हो, पूरा चैप्टर 3 लिटरली 2 से 2.5 घंटे में खत्म कर सकते हो। और उतना ही टाइम एलोकेट करना चाहिए। 7 मार्क का ही वेटेज है आउट ऑफ 35। जो आपका एमसीक्यू वाला पार्ट है वो तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है ना यार, उसके तो लेक्चर अटेंड किए अपने जिंदगी में, वो अंडरस्टैंडिंग वगैरह तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी आइडियली। तो दैट्स हाउ यू शुड ट्राई टू मैनेज योर टाइम। डू यू अंडरस्टैंड दिस? That was the objective. I hope you have a good understanding of objectives ka division and IS resources ka division. In the next session, we'll try to discuss on controls on the basis of audit function. That is your managerial and application controls. That's all guys for today. Thank you.